हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर एम ए अंसारी वेलकम करता हूं आप सभी का डॉक्टर्स अकेडमी पर। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है, मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अब तक हम लोगों ने 11वीं की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफी कुछ कंप्लीट कर लिया है और हाइड्रोकार्बन्स हम लोग पढ़ रहे थे। तो पिछले लेक्चर तक हम लोगों ने एल्केन्स पार्ट को कवर कर लिया था। अब आज के लेक्चर में हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मतलब एल्कीन से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए बिना देर किए कुछ इंफॉर्मेशन के साथ आप लोगों के साथ लेक्चर में हम लोग इन्वॉल्व होते हैं। यहां देखेंगे सब्जेक्ट हमारे पास केमिस्ट्री होगा और टॉपिक की बात करें तो बच्चों हाइड्रोकार्बन्स चल रहा है। मैं हूं डॉक्टर एम ए अंसारी, जैसा कि आप सभी जानते हैं। चलें अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर और इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स से। कहां से स्टार्ट करेंगे? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स से। तो बच्चों अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं हमारे पास वो दो तरीके के हुआ करते थे। इसके एग्जांपल में हम लोगों ने दो चीजें पढ़ी थी, एल्कीन्स और एल्काइंस। ठीक है ना? तो ये जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, अगर इनको क्लासिफाई किया जाए तो हम दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं, एल्कीन्स में और एल्काइंस में। ठीक है ना? अब एल्कीन्स के बारे में काफी कुछ बातें हम लोग कर चुके थे, चलिए फिर से थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। एल्कीन्स वो होती हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है। एल्काइन वो होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। एल्कीन का जनरल फार्मूला हमारा जो हुआ करता था वो क्या हुआ करता था बेटा? CnH2n हुआ करता था। ठीक है, ये सारी बातें मैं पिछले लेक्चर्स में आपको पढ़ा चुका हूं। एल्काइन का जनरल फार्मूला जो होता था वो हमारा CnH2n-2 हुआ करता था, है ना? CnH2n-2 हुआ करता था। इसके बाद में अगर मैं बात करूं आपसे कुछ थोड़ी सी, तो ये जो हमारे पास एल्कीन का कार्बन होगा, जीओसी में आपको पढ़ाया था, अगर एक पाई बॉन्ड होगा तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। ये एल्काइन का जो कार्बन है इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब दो पाई बॉन्ड है, मतलब sp हाइब्रिडाइज्ड होगा। एल्काइंस लीनियर होती हैं जबकि इनमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है एल्कीन्स में, और ये ट्राइगोनल प्लेनर होती हैं। इनमें 120 डिग्री के 3 एंगल्स बनते हैं, इसमें 180 डिग्री का सिर्फ एक एंगल बनेगा। ठीक है, ये बातें आपने पढ़ी थी। इसके बाद हम ये कहते हैं कि जो एल्कीन्स होती हैं उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होती है, हमने आइसोमेरिज्म के चैप्टर में आपको पढ़ाया था। जबकि एल्काइंस जो होती हैं वो लीनियर शेप होने की वजह से कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करती हैं। ये पॉइंट भी मैंने आपको बताया था, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज नॉट पॉसिबल इन एल्काइंस ड्यू टू लीनियर शेप ऑफ एल्काइन। ठीक है ना? इतनी बातें कंप्लीट करने के बाद अब हम लोग टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन की बात करते हैं। तो आइए देखते हैं टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। अब देखिए टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन हम लोग कर रहे हैं बात, तो टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन कौन देगा? अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स देंगे। तो बताओ क्या ये एल्कीन का टेस्ट होगा कि ये एल्काइन का टेस्ट होगा? भाई दोनों का टेस्ट होगा, क्योंकि दोनों के दोनों हमारे क्या होते हैं? अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं, इसीलिए ये दोनों का टेस्ट होगा। तो हम ये कह सकते हैं गिवन बाय बोथ एल्कीन्स एंड एल्काइंस, दोनों देते हैं। बच्चों टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन में हम लोग दो बातें करते हैं, दो चीजों को देखते हैं। एक तो हम कहते हैं कि बेयर्स टेस्ट क्या होता है, दूसरा हम कहते हैं ब्रोमीन वाटर टेस्ट क्या होता है। ठीक है ना? इन दोनों की बातों में हमें क्या सीखना है? बस इतना सा सीखना है कि बेयर्स रिएजेंट क्या होता है, ब्रोमीन वाटर टेस्ट में कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं, और इनमें जो कलर के बेसिस पर हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं वो सीख सकते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास में हाइड्रोक्सिलेशन होता है वो कैसा होगा। ठीक है ना? मतलब इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसी होगी उसको भी हम लोग देखेंगे अभी। ठीक है, बेयर्स रिएजेंट जो होता है उसको आपको याद रखना है, अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। बेयर्स रिएजेंट होता है बच्चों मेरे पास 1% डाइल्यूट कोल्ड एल्कलाइन KMnO4 सॉल्यूशन, उसी को हम बोलते हैं बेयर्स रिएजेंट। अब जरूरी नहीं है कि वो सारी चीजें लिख करके दे, 1% डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4 लिखेगा, सही मानोगे। 1% कोल्ड एल्कलाइन KMnO4 लिखेगा, सही मानोगे। खाली वो कह देगा कोल्ड एल्कलाइन KMnO4 तो भी बेयर्स रिएजेंट मान लोगे। ठीक है ना? तो ये जो है बेयर्स रिएजेंट की बात हो गई। अब ये बेयर्स रिएजेंट जो है वो हमारा करता क्या है? तो बेयर्स रिएजेंट जो होता है बच्चों, ये हमारा सबसे पहली चीज तो ये है, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि ये कैसा होता है, इसका कलर कैसा होता है। तो याद रखिएगा बेयर्स रिएजेंट आपका पिंक कलर का होता है। कैसा होता है बच्चों? पिंक कलर का होता है। तो बेयर्स रिएजेंट आपका किस कलर का होता है बेटा? बेयर्स रिएजेंट आपका होता है पिंक कलर का। कैसा होता है? पिंक कलर का होता है। और एक बात और दिमाग में रखिए, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वैसे तो आपने पढ़ा होगा कि KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पिछले भी लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था, आगे भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। बट ये कोल्ड है, डाइल्यूट है, एल्कलाइन KMnO4 सॉल्यूशन है। तो कोल्ड और डाइल्यूट होने की वजह से ये यहां पर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और इसका मतलब ये हुआ कि ये अफेक्ट करता है ओनली पाई बॉन्ड को। किसको अफेक्ट करता है? ओनली पाई बॉन्ड को। ठीक है ना? सिर्फ पाई बॉन्ड को ये अफेक्ट करता है। इसके फंक्शन की बात मैं करूं कि इसका फंक्शन क्या होता है, तो ये कराता है बच्चों सिस हाइड्रोक्सिलेशन। फंक्शन इसका होता है क्या? सिस हाइड्रोक्सिलेशन। सिस हाइड्रोक्सिलेशन ये कराता है। क्या कराएगा? सिस हाइड्रोक्सिलेशन। अब ये सिस हाइड्रोक्सिलेशन क्या होता है, इसको हम कैसे सीखेंगे? तो देखिए सिस हाइड्रोक्सिलेशन जो होता है हमारा, वो कैसे करके हम लोग सीख सकते हैं। जो हमारे पास एल्कीन है, क्या है? एल्कीन है, C डबल बॉन्ड C, ये मेरे पास एल्कीन है। इसमें जब हम बेयर्स रिएजेंट यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे? Br मतलब बेयर्स रिएजेंट। क्या? बेयर्स रिएजेंट। जब यहां पर हम बेयर्स रिएजेंट यूज करेंगे तो हमारा जो कंपाउंड बनेगा वो ये डबल बॉन्ड टूटेगा, इस पर हाइड्रोक्सिलेशन मतलब OH ग्रुप का एडिशन, और किस फॉर्म में? सिस के फॉर्म में, मतलब सेम प्लेन में होगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि यहां जो प्रोडक्ट बनेगा आपका वो कुछ इस तरीके का बनेगा, सिंगल बॉन्ड होगा, यहां से ये OH और ये OH। ठीक, तो इसको बोलेंगे सिस हाइड्रोक्सिलेशन हो गया। क्या हो गया बच्चों? सिस हाइड्रोक्सिलेशन हो गया। इसको हम बोलते हैं बिस सिस डाइऑल। क्या? बिस्नल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एक दूसरे के एडजेसेंट पोजीशन पर लगे हैं, इसलिए बिस
और ये सिस इसलिए है क्योंकि एक ही प्लेन में है, सिस। डाई इसलिए क्योंकि दो लगे हैं और OH लगे हैं, इसी वजह से ऑल। तो ये क्या होगा, बिस सिस डाइऑल। क्या नाम हो जाएगा, बिस सिस डाइऑल। प्लस में अगर निकालना चाहूं यहां पर तो आपका MnO2 निकलेगा। खैर उससे कोई लेना देना बहुत ज्यादा नहीं है। बात समझ में आ गई। तो ये हो गया बेयर्स रिएजेंट। अभी मान लो कि मैं यहां पर कोई एग्जांपल आपके सामने ले लूं। क्या ले लूं, उसका फंक्शन जो था बच्चों सिस हाइड्रोक्सिलेशन था, मैं आपको पीछे ही स्लाइड में बता चुका। अब मैं आपके सामने यहां पर एग्जांपल लूंगा। मान लो मैंने कहा कि ये मेरे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसकी रिएक्शन मैं बेयर्स रिएजेंट के साथ कराऊंगा। किसके साथ, बेयर्स रिएजेंट के साथ। प्रोडक्ट बोलो जल्दी से क्या होने वाला है। तो आप कहोगे सर बेयर्स रिएजेंट है, Br बेयर्स रिएजेंट, तो इसमें क्या होगा, सिस हाइड्रोक्सिलेशन होगा। इस तरीके से सिस हाइड्रोक्सिलेशन होगा, मतलब OH जो है एक ही प्लेन में आपके जुड़ जाएंगे। ये हो गया आपका क्या, बेयर्स रिएजेंट। बच्चों इसको क्या बोलते हैं, ये तो इथाइलिन ग्लाइकॉल है, आप सभी जानते हो ना, इथाइलिन ग्लाइकॉल। इथाइलिन ग्लाइकॉल है, ये क्या है, इथाइलिन ग्लाइकॉल। क्लियर। अब इथाइलिन ग्लाइकॉल जो होता है इसको हम लोग प्रिस्टोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रिस्टोन भी बोलते हैं। और इसका यूज किया जाता है कूलेंट की तरह, मतलब एंटी फ्रीजिंग एजेंट की तरह यूज करते हैं इसको। किसकी तरह, एंटी फ्रीजिंग एजेंट की तरह। तो लिख लेंगे यूज्ड एज एंटी फ्रीजिंग एजेंट, एंटी फ्रीजिंग एजेंट। ठीक। और बच्चों इसका दूसरा नाम क्या बोले हम, प्रिस्टोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रिस्टोन बोलते हैं। राइट। तो ये बातें हो गई आपकी इथाइलिन ग्लाइकॉल के बारे में। ठीक है ना। अगर मैं कहूं कि यही मुझे बेयर्स रिएजेंट का यूज आप एल्काइन में बताइए, तो एल्काइन में क्या होगा बेटा, एल्काइन में अगर बेयर्स रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराओगे तो दो बार है इसमें, दो बार OH ग्रुप टूटेगा, मतलब दो बार OH लगेगा अगल बगल वाले कार्बन पर, दोनों पाई बॉन्ड टूटेंगे। तो जो कंपाउंड आपका बनेगा वो क्या बन जाएगा, वो कंपाउंड आपका कुछ इस तरीके का बनेगा, CHOH। जब एक बॉन्ड टूटा होगा ना तो CHOH, जब दूसरा भी टूटा होगा तो OH और OH, ऐसे बना होगा। हमेशा याद रखिएगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कभी भी एक कार्बन पर दो OH ग्रुप स्टेबल नहीं होते हैं, यहां से साइमल्टेनियसली वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल हो जाता है। ठीक है। ये कंपाउंड जो बना है ये अनस्टेबल होगा और यहां से ऐसे करके H2O, यहां से ऐसे करके H2O निकल जाएगा। ठीक है ना, क्या निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा। बात समझ में आई। मतलब दो H2O मॉलिक्यूल का रिमूवल हो जाएगा, यहां से 2 H2O बचा। क्या बच्चों, CHO बचा। यहां पर बचा आपका CHO। क्या बोलते हैं इसको, ग्लाइऑक्सल बोलते हैं, ग्लाइऑक्सल। अभी ओजोनोलिसिस में भी मिलेगा ये आपको। ठीक है ना, ग्लाइऑक्सल बोलते हैं। अगर ग्लाइऑक्सल बना, इसका फर्दर ऑक्सीडेशन मैं कराऊं, क्योंकि KMnO4 है हमारे पास, अगर फर्दर ऑक्सीडेशन कराएंगे तो ये हमको दे सकता है COOH, क्योंकि एल्डिहाइड जो होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ठीक है ना। ये हमको क्या दे सकता है, ऑक्सैलिक एसिड। क्या दे दिया बच्चों, ऑक्सैलिक एसिड। और ऑक्सैलिक एसिड जो होता है इसका यूज हम लोग स्टेन को हटाने के लिए करते हैं, रिमूवल ऑफ रस्ट स्टेन। ठीक है ना। एंड इंक स्टेन, रस्ट स्टेन और इंक स्टेन को हटाने के लिए करते हैं, जो कि क्लोथ्स में लग जाती है कभी कभी, उसको हटाने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। तो सिंपली आप अगर चाहोगे तो लिख लोगे, इट इज यूज्ड एज अ रिमूवल ऑफ रस्ट स्टेन एंड इंक स्टेन फ्रॉम द क्लोथ्स। कपड़ों से इंक स्टेन और रस्ट स्टेन को हटाने के लिए इसका यूज किया जाता है। बताएं, बात समझ में आई। ठीक है। तो ये था बच्चों हमारा पहला टेस्ट। दूसरा टेस्ट हम पढ़ने वाले हैं ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ठीक है। इसमें क्या करते हैं, 5% ब्रोमीन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड, जो कि रेडिश ब्राउन कलर का होता है। कैसा होता है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है, इसका यूज करते हैं। अब यहां पर हम करेंगे एडिशन ऑफ X2, लेकिन याद रहे एडिशन ऑफ X2 में यहां पर आप Cl2 या फिर Br2 ऐड कर सकते हो। ठीक। और इसका काम होता है ट्रांस एडिशन। बेयर्स रिएजेंट क्या करता था, सिस हाइड्रोक्सिलेशन, दोनों OH ग्रुप एक ही प्लेन में जोड़ता था। इसका है ट्रांस एडिशन। ट्रांस एडिशन मतलब जो भी हैलोजन ही जोड़ेगा, Br2 वाटर है तो Br ही जोड़ेगा, लेकिन अपोजिट प्लेन में। ठीक। कैसे करके होगा, सिंपली देखो जरा, C डबल बॉन्ड C है मेरे पास, इस पर मैंने कहा कि Br2 प्लस CCl4 का एडिशन कराना है, तो क्या होगा बेटा, यहां हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक Br अगर इस पर यहां जुड़ा है तो ये यहां जुड़ेगा। बताओ ट्रांस है कि नहीं है, ट्रांस एडिशन है कि नहीं है। अच्छा, इसी तरीके से बेटा मान लो एग्जांपल ले लो, CH2 Br2 प्लस CCl4, क्या हो जाएगा, यहां से ये बॉन्ड टूटेगा, CH सिंगल बॉन्ड CH, यहां पर 2 यहां पर 2, और यहां पर मान लो Br अगर यहां जुड़ रहा है तो Br इसमें कहां जुड़ेगा, यहां जुड़ेगा। बताओ ट्रांस है कि नहीं है। इसको हम बोलेंगे इथाइलिन डाइब्रोमाइड। क्या बोलेंगे बच्चों, इथाइलिन डाइब्रोमाइड, इथाइलिन डाइब्रोमाइड। राइट। तो ये हो गया मेरा इथाइलिन डाइब्रोमाइड। बस बात इतनी ही समझनी थी आपको कि इसमें ट्रांस एडिशन होता है जबकि उसमें सिस एडिशन हुआ करता था। ठीक है ना, बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। अच्छा, मैं आपसे कहूं कि एक काम करिए, मेरे पास ये कंपाउंड है, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन देगा या नहीं देगा। तो ये टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन देगा। ठीक है, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड पाया जा रहा है, तो टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन देगा। ठीक है, टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन देगा। तो ये बताइए मुझे कि ये टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन मुझे किसके साथ और कैसा मिलेगा देखने के लिए। ठीक है ना, तो देखिएगा जरा, समझिएगा बात को।
अगर मैं इसको बेयर्स रिएजेंट के साथ कराऊं तो क्या मिलेगा मुझे, Br2 प्लस CCl4 के साथ कराऊं तो क्या मिलेगा। ठीक, तो यहां पर देखो बेयर्स रिएजेंट क्या करता है बच्चों, सिस हाइड्रोक्सिलेशन, है ना। तो मैं कहूंगा कि बेयर्स रिएजेंट सिस हाइड्रोक्सिलेशन करता है। यहां पर एक ही प्लेन में दोनों OH ग्रुप आपके क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। बात समझ में आती है, आती है। मैं कहूंगा Br2 वाटर CCl4 ये क्या करता है, तो ये जो है मेरा Br जोड़ेगा, क्या जोड़ेगा, Br जोड़ेगा, लेकिन अपोजिट प्लेन में। अब वो अपोजिट प्लेन हम कैसे दिखा सकते हैं, ये Br हो गया, दूसरा अपोजिट प्लेन वो ऐसे करके दिखा सकते हैं, बेज और डैश, आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, बेज और डैश स्ट्रक्चर। तो ये Br यहां पर हो गया। अगर वो ऐसे ना दिखाएं तो Br को अंदर दिखा सकते हैं, मतलब ट्रांस दिखाना है आपको, ये दिखाना है कि ये दूसरे प्लेन में, ये दूसरे प्लेन में। क्लियर हो गया, ये था आपका टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन के बारे में। लेकिन याद रखिएगा जो मेरे एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं वो रिजोनेंस स्टेबलाइजेशन की वजह से टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन नहीं देते हैं। बात समझिएगा। अगला पॉइंट है हमारे पास में क्या, ड्यू टू रिजोनेंस स्टेबलाइजेशन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स डू नॉट गिव टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। बेंजीन है, टोलुइन है, नेफ्थलीन है, एंथ्रासीन है, कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड है उसमें रिजोनेंस की वजह से, रिजोनेंस स्टेबलाइजेशन की वजह से टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन नहीं मिलता है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा इस बात को। बेटा आप ध्यान दीजिएगा, हम बात करने वाले हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में। अभी मैंने कहा कि एल्कीन मेरी सिस हो सकती है, एल्कीन मेरी ट्रांस हो सकती है। थोड़ी देर मेरी बात को सुनिएगा अच्छे से। इधर देखिए, जो एल्कीन है वो सिस हो सकती है, ट्रांस हो सकती है। आपने दो बातें पढ़ी हैं, एडिशन भी आपका सिस और ट्रांस हो सकता है। बेयर्स रिएजेंट है अगर तो सिस कराएगा, और अगर ब्रोमीन वाटर है तो ट्रांस कराएगा। ठीक है ना। अगर नेचर ऑफ एल्कीन और एडिशन दोनों सेम हो जाते हैं तो बनता है आपका मीजो कंपाउंड। क्या बनता है, मीजो कंपाउंड बनता है। और अगर नेचर ऑफ एडिशन, नेचर ऑफ एल्कीन और नेचर ऑफ एडिशन अगर अपोजिट हो जाते हैं तो बनता है आपका रेसिमिक मिक्सचर। क्या बनता है, रेसिमिक मिक्सचर, जिसको आप डीएल मिक्सचर भी बोलते हो, जिसको आप प्लस माइनस मिक्सचर भी बोलते हो। बात समझ में आ गई। चले, तो मैं यहां पर आपसे यह बोल रहा हूं बच्चों कि अगर एल्कीन है मेरे पास, ठीक, एल्कीन है, और एल्कीन मेरे पास सिस और ट्रांस दो तरीके की हो सकती है। कैसी, सिस हो सकती है और ट्रांस हो सकती है, राइट। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि एल्कीन जो है मेरे पास में सिस और ट्रांस है। मैं कह रहा हूं एडिशन भी मेरे पास दो दो तरीके का हो सकता है। कैसा, एडिशन दो तरीके का हो सकता है। कौन सा, एडिशन जो है सिस हो सकता है और ट्रांस, सिस और ट्रांस हो सकता है। सिस एडिशन कौन कराता था, बेयर्स रिएजेंट, और ट्रांस एडिशन कौन कराता था, Br2 प्लस CCl4, ब्रोमीन वाटर टेस्ट जिसको बोल रहे थे। बात क्लियर है। चलो, अब यहां पर मैंने कहा कि अगर नेचर ऑफ एडिशन और नेचर ऑफ एल्कीन सेम है तो क्या मिलेगा हमको, इफ नेचर ऑफ एल्कीन एंड नेचर ऑफ एडिशन इज सेम, मीजो प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड। क्या मिलेगा बच्चों, मीजो प्रोडक्ट। अगर नेचर ऑफ एल्कीन और एडिशन सेम नहीं है, इफ नेचर ऑफ एल्कीन एंड नेचर ऑफ एडिशन इज अपोजिट, तो 50% D प्लस 50% L, जिसको हम लोग रेसिमिक मिक्सचर बोलते हैं या प्लस माइनस मिक्सचर बोलते हैं, वो ऑब्टेन्ड होगा। बात समझ में आई, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे आइए और बात को समझिएगा, है ना, बात को समझिएगा। एग्जाम्पल आपके सामने लाते हैं, एग्जाम्पल आपको देते हैं कि कैसे कैसे करके ये चीजें पॉसिबल हो पाएंगी। ठीक, मैंने कहा मेरे पास एल्कीन है, ठीक है, ये मेरे पास CH3 है, ये मेरे पास H है, यहां मेरे पास CH3 है और यहां मेरे पास H है। क्या ये सिस एल्कीन है बच्चों, देखो सेम उसमें है, सेम प्लेन में है, तो सिस एल्कीन है। अगर मैं इस पर बेयर्स रिएजेंट का यूज करूं, बेयर्स रिएजेंट, तो बताओ ये क्या कराता है, सिस हाइड्रोक्सिलेशन कराता कि नहीं। अब ये भी सिस है और ये भी सिस है, बताओ नेचर ऑफ एल्कीन एंड नेचर ऑफ एडिशन दोनों क्या है, सेम है, तो क्या बनेगा, मीजो कंपाउंड। अच्छा बच्चों, मीजो कंपाउंड क्या हुआ करता था, क्या आइसोमेरिज्म में पढ़े थे। मीजो कंपाउंड ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें दो या दो से ज्यादा कायरल कार्बन एटम पाए जाते हैं और साथ ही साथ प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाती है, और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। याद है, ठीक है। तो यहां से क्या बनेगा मेरा, मीजो कंपाउंड। मीजो कंपाउंड कैसे, देखिए ये CH3 पकड़ा, ध्यान दीजिएगा बच्चों को गड़बड़ हो जाता है इसमें। ये कार्बन पे पहुंचा मैं, ठीक है, इसके बाद इस कार्बन पे पहुंचा मैं, इसके बाद इस कार्बन पे पहुंचा मैं। सर आप तो एकदम डायरेक्ट नीचे पहुंच गए, ठीक है। अब ध्यान दो, अब सिस थे दोनों के दोनों, तो क्या करना है, तो मैं एडिशन कराना है। तो बताओ OH एक ही प्लेन में कराने हैं, दोनों एक ही साइड में कराने हैं। इधर क्या था, कार्बन से लगा हुआ हाइड्रोजन, कार्बन से लगा हुआ हाइड्रोजन। ये कंपाउंड अगर देखोगे तो बताओ कैसा है, मीजो कंपाउंड है कि नहीं है। ये जो मैंने लाइन डाली है ये क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है बच्चों। क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। आइसोमेरिज्म में आपको पढ़ाया गया है, आपको समझाया गया है, ठीक। जो भी बच्चे पिछले लेक्चर्स नहीं देखे होंगे, पिछले लेक्चर्स देख करके तब ये लेक्चर देखेंगे, मजा आएगा आपको, ठीक है। तो ये हो गया आपका मीजो कंपाउंड, क्या बन गया, मीजो प्रोडक्ट। क्लियर हुई बात, ठीक है, क्लियर हो गई। अच्छा, उसके बाद अगर मैं कह रहा हूं कि मेरे पास एल्कीन जो है
वो ऐसे हैं, मान ले रहे हैं कि ये जो एल्कीन है मेरे पास में सिस एल्कीन है। कैसी एल्कीन है बच्चों? सिस एल्कीन है। और सिस एल्कीन है मतलब यही वाली ले लेते हैं, अगर सिस है तो सेम, ज्यादा बातें समझ में आएंगी। ठीक है, यहां पर जो है CH3 और यहां पर H, और मैं इस पर अब क्या करा रहा हूं, Br2 वाटर ले रहा हूं, Br2 प्लस CCl4 जो लेते थे हम लोग। ठीक है, ये ले रहे हैं। तो यहां पर क्या होगा, ये तो मेरा क्या कराता है, ट्रांस कराता है, और ये मेरा क्या है, सिस एल्कीन है। तो बताओ दोनों अपोजिट है, क्या बनेगा, रैसमिक मिक्सचर बनेगा। ठीक है ना, कैसे बनेगा, देखो यही पकड़ना, CH3, इसके बाद ये कार्बन और लास्ट वाला CH3। यहां पर अगर Br जोड़ रहे हो तो बताओ यहां पर जोड़ोगे Br की नहीं जोड़ोगे, ट्रांस तभी तो होगा। ये जो है आपका H होगा, यहां पर क्या होगा बच्चों, H होगा यहां पर। कौन सा वाला H, ये कहां से आया, ये कहां से आया, अरे यार ये वाला, और यहां पर क्या H, ये कहां से आया, ये वाला H। ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई। अच्छा ये बनेगा, क्या गारंटी है कि यही बनेगा, कुछ और नहीं बनेगा? हाँ गारंटी है। कैसे, देखो दूसरा भी तो बनेगा इसका, CH3 C, यहां पर H हो जाए, यहां पर Br हो जाए, ये भी तो पॉसिबल है, यहां पर Br हो जाए, यहां पर H हो जाए और CH3 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, दोनों बनेंगे ना। तभी तो मान लो ये है मेरा D, ये है मेरा L, तभी तो DL मिक्सचर बोलोगे, तभी तो इसको मिक्सचर को हम लोग बोलते थे रैसमिक मिक्सचर बनेगा। क्या बनेगा बच्चों, रैसमिक मिक्सचर बनेगा। नहीं आई बात समझ में, आई ना, रैसमिक मिक्सचर बन गया। तो मुझे उम्मीद है बातें आप समझ गए होंगे। अगर मैं इसको भी ट्रांस ले लूं, इसको भी ट्रांस ले लूं, तो दोनों सेम हो गए तो मीजो कंपाउंड बन जाएगा। राइट, बात समझ में आ गई बच्चों। चले अब बात करते हैं DOU, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की। किसकी बात करते हैं, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की बात करते हैं। बच्चों मैं ये सारी चीजें हटा दे रहा हूं क्योंकि आप सीख चुके होंगे। ठीक है, इस पेज पर ये नहीं करना था, दूसरे गलत पेज पर हम कर लिए ये। ठीक है, DOU की बात करते हैं, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। क्या होता है, नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ हाइड्रोजन लेस देन करस्पॉन्डिंग एल्केन। किसी भी एल्केन से कितने हाइड्रोजन कम है उसी को DOU बोलते हैं। जैसे एल्केन का फार्मूला बच्चों हुआ करता था CnH2n+2, मतलब क्या, हाइड्रोजन का नंबर कार्बन के नंबर से डबल से दो ज्यादा, भाई 2n डबल हो गया, +2 दो ज्यादा, तो डबल से दो ज्यादा, ऐसे करके जल्दी पता चल जाएगा हमें, इसलिए हम आपको ऐसे बता रहे हैं। अच्छा, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन अगर हमें वैसे निकालना है तो कैसे निकालेंगे, फार्मूला होगा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग, अगर रिंग कंपाउंड में निकालना है। बाकी तो हम वैसे डायरेक्ट निकाल लेंगे। मैं आपको यहां पर लिखता हूं बेटा, मेरे पास एक कंपाउंड है C4H8, बताओ क्या है, ये एल्कीन है, बताओ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होगा, 1 डिग्री। कैसे पता चला, अगर ये एल्केन होता बेटा तो H10 होता ना, डबल से दो ज्यादा होता, तो कितना पेयर हाइड्रोजन कम है, एक पेयर, तो डिग्री क्या होगी, 1 डिग्री। ठीक, मैंने कहा C6 है मेरे पास, H10 है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन मैंने 2 लिख दिया, कोई गड़बड़, 6 है तो ये 14 होना चाहिए था, कितने पेयर कम है, 2 पेयर कम है, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 हो गया। मैंने कहा मेरे पास ये C5H8 है, ये होना चाहिए था 12 है, 8 कितना डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, 2। नंबर ऑफ पेयर ऑफ हाइड्रोजन लेस देन दैट ऑफ द करस्पॉन्डिंग एल्केन इज कॉल्ड डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। ठीक है ना, समझ में आ गई बात। अच्छा, मैंने कहा C6H6, भाई ये तो बेंजीन है, बेंजीन रिंग कंपाउंड है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग, यार नंबर ऑफ पाई बॉन्ड बेंजीन में कौन नहीं जानता, 3 होते हैं, और रिंग कितनी बेंजीन में, 1 ना, तो 3 और 1 कौन नहीं जानता, 4, इसकी डिग्री कितनी होगी, 4 डिग्री। क्लियर है। मैं कहूं चलो मैं ऐसा कंपाउंड बना दूंगा, तब तुम क्या करोगे, तो कह रहे हो कि सर 3 कर देंगे हम, है ना, 2 तो पाई बॉन्ड और 1 क्या हो गई, रिंग हो गई, तो इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना कर दोगे, 3 कर दोगे। एक और कंपाउंड बता दो, मान लो मेरे पास हो बच्चों C2H4, या ऐसे कर लो C4H6Cl2 कर लो, ये हो, तब क्या करोगे, तब क्या करोगे बेटा, कितना डिग्री, देखो ये भी तो हाइड्रोजन मोनोवैलेंट है ना, हाइड्रोजन की तरह ही जोड़ोगे तो C4H8 ही लिखा है बेसिकली ये, तो कितनी हो जाएगी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, सर 1 डिग्री, 1 डिग्री। अब ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन जोड़ लो तो Cl को लिखो ही ना, ऐड ही ना करो, ऐड करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई, तो ये कितना हो गया, 1 डिग्री। आओ बच्चों आगे एक क्वेश्चन आपकी नजरों के सामने आ रहा है, इफ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इज 1 देन कंपाउंड में भी, अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 हो तो कंपाउंड क्या हो सकता है, यार अभी तो पढ़े थे एल्कीन हो रहा था, है ना, और साइक्लोएल्केन का भी तो जनरल फार्मूला एल्कीन की तरह होता है, तो हम कहेंगे इसका आंसर हो सकता है एल्कीन और साइक्लोएल्केन, एल्कीन और साइक्लोएल्केन्स। जनरल फार्मूला क्या होता है दोनों का, CnH2n होता है, राइट भाई, CnH2n साइक्लोएल्केन बोले या एल्कीन बोले, आपने पढ़ा भी था आइसोमेरिज्म में, एक दूसरे के आइसोमर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 हो तो कंपाउंड क्या हो सकता है, भाई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 हो तो एल्काइन होगा ना, एल्काइन हो सकता है, एल्काइन हो सकता है। और क्या हमने पढ़ा था कि एल्काइन और डाइईन जो होती हैं, डाइईन वो दोनों एक दूसरे के आइसोमर होते थे, है ना। मैं ये भी बोल सकता हूं कि साइक्लोएल्कीन, वहां साइक्लोएल्कीन था, साइक्लोएल्कीन में एक साइकिल की वजह से, एल्कीन में एक डबल बॉन्ड की वजह से 2 हो गई कि नहीं हो गई, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि ये साइक्लोएल्कीन हो सकता है। क्या हो सकता है बेटा, साइक्लोएल्कीन हो सकता है, राइट। और बताओ क्या हो सकता है भाई, बाईसाइक्लोएल्केन भी तो हो सकता है, बाईसाइक्लोएल्केन, बाईसाइक्लोएल्केन
जिसमें 2 साइकिल हो और कोई डबल बॉन्ड ना हो, मतलब 2 साइकिल की वजह से डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 हो गया। अरे बोलो, रिंग 2 है तो नंबर ऑफ रिंग के बराबर और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड तो 0 है, तो बताओ बाइसाइक्लो एल्केन भी हो सकता है। इन सबका जनरल फार्मूला क्या होगा? तो इन सबका जनरल फार्मूला CnH2n-2 होगा। ठीक, एल्काइन का पता है ना तुम्हें, उतना काफी है ना। ठीक, क्लियर हो गई बात? अच्छा, इतना सब कुछ सीख गए तुम लोग, आगे आओ। अब बात करते हैं बच्चों डाइपोल मोमेंट की, ठीक है ना। तो एल्कीन जो है हमारे पास, एल्कीन जो है 2 तरीके की होती हैं। एक हो सकती है मेरे पास सिस, जो कि मैं पीछे भी बता चुका हूं, दूसरी हो सकती है मेरे पास ट्रांस। और ट्रांस में भी बच्चों 2 तरीके की हो सकती हैं। एक हो सकती है मेरे पास सिमेट्रिकल ट्रांस, सिमेट्रिकल, दूसरी हो सकती है मेरे पास अनसिमेट्रिकल, दूसरी हो सकती है अनसिमेट्रिकल। ठीक है, सिस की बात करें तो सिस में क्या होता है बच्चों, दोनों के दोनों ग्रुप हमारे सेम साइड में होते हैं। जैसे यहां Cl है तो यहां Cl, यहां H, यहां H, ठीक है ना। सिमेट्रिकल ट्रांस में क्या होगा? सिमेट्रिकल ट्रांस का मतलब हुआ कि ये जो है मेरे पास C, डबल बॉन्ड C, यहां Cl और यहां Cl, यहां H और यहां H, ये सिमेट्रिकल ट्रांस है। मतलब ये अपोजिट प्लेन में तो लगे हैं दोनों, लेकिन सेम लगे हैं। अनसिमेट्रिकल ट्रांस के केस में क्या हो जाएगा भाई, ये Br है, ये Cl है, यहां पर H लगा है, यहां पर H लगा है, अपोजिट प्लेन में सेम है तो ट्रांस तो हो गया, लेकिन ये सिमेट्रिकल नहीं है, सेम ग्रुप नहीं लगे, दूसरे लगे, अनसिमेट्रिकल। तो यहां पर डाइपोल मोमेंट की अगर मैं बात कर दूं बच्चों आपसे, तो क्या होगा डाइपोल मोमेंट? देखो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव यहां होगा, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव यहां होगा, मतलब अपोजिट है। ठीक, ऐसे करके मतलब एक प्लेन में, ठीक है ना। तो यहां पर डाइपोल मोमेंट ऐड होगा, म्यू रिजल्टेंट इज इक्वल टू μ1 प्लस μ2। अगर मैं ऐसे मानूं तो मतलब कुल मिला के बच्चों हमें ये देखना है म्यू रिजल्टेंट इज नॉट इक्वल टू 0, ऑलवेज नॉन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, और अगर नॉन इक्वल टू 0 है तो ये ऑलवेज पोलर होगा। कैसा होगा? पोलर। और ये सिमेट्रिकल है, ये अगर इधर कर रहा है तो ये अपोजिट डायरेक्शन में। बताओ म्यू इज इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। और अगर 0 होगा तो ये ऑलवेज कैसा होगा? नॉन पोलर होगा। कैसा होगा बच्चों? नॉन पोलर होगा। कैसा होगा? नॉन पोलर, नॉन पोलर। बात समझ में आ रही है? यहां पर देखो इसकी डायरेक्शन भी इधर है, इसकी भी अपोजिट तो है, बट ये नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड बराबर नहीं है, डायरेक्शन भले अपोजिट है। क्योंकि जो डाइपोल मोमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी तो है, बट मैग्नीट्यूड भी बराबर हो, डायरेक्शन अपोजिट हो, तभी तो 0 होता। मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, डायरेक्शन अपोजिट है, कैंसिल तो करेगा, लेकिन जिसकी पावर ज्यादा होगी वो क्या करेगा? कुछ ना कुछ उसकी वजह से मैग्नीट्यूड यहां पर आएगा। ठीक, तो आपने क्या सीखा कि जो हमारे पास में यहां पर हम देखें अगर, तो जो हमारा डाइपोल मोमेंट है सिस एल्कीन का कभी 0 नहीं होगा, अनसिमेट्रिकल ट्रांस का कभी 0 नहीं होगा, बट सिस एल्कीन में दोनों ऐड हो रहे हैं, इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। मतलब सिस एल्कीन ऑलवेज पोलर, और किससे ज्यादा? सबसे ज्यादा पोलर। फिर उसके बाद अनसिमेट्रिकल ट्रांस एल्कीन पोलर होगी, फिर उसके बाद में जो सिमेट्रिकल ट्रांस है वो नॉन पोलर होगी। कैसी होगी? नॉन पोलर होगी। बात समझ में आ गई? अच्छा, यही बात मैं अगर एल्काइन के केस में कर लूं बच्चों, एल्काइन के केस में, तो एल्काइन जो होती है सिमेट्रिकल एल्काइन, क्योंकि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो शो करती नहीं है, तो या तो सिमेट्रिकल या तो फिर अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल तो बेटा सिमेट्रिकल एल्काइन का जो डाइपोल मोमेंट होता है वो होता है 0, अनसिमेट्रिकल एल्काइंस का डाइपोल मोमेंट होता है नॉट इक्वल टू 0। ठीक, इतनी सी बस बात याद रखनी है और कुछ नहीं। अब अगर इसका 0 है तो ये नॉन पोलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नॉन पोलर। और ये क्या हो जाएगा बेटा? पोलर। ठीक है, बात समझ में आ गई? अच्छा, इसके बाद में कुछ मिसलेनियस रिएक्शंस हमको देखनी है, कुछ मिसलेनियस रिएक्शंस हमको देखनी है। मिसलेनियस रिएक्शंस में जैसे जो एनसीईआरटी में नहीं दी गई हैं, मैं आपसे बात करूं, मस्टर्ड गैस का नाम आपने सुना होगा, लिविसाइट का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है ना, तो यहां से देखिएगा, ये आगे मेरे पास CH2। अगर मैं मस्टर्ड गैस बना रहा हूं तो रिएक्शन S2Cl2 के साथ होती है। किसके साथ बच्चों? S2Cl2 के साथ। और इसके 2 मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ती है, CH2CH2 की। ठीक है ना, 2 मॉलिक्यूल की। होता क्या है, यहां से इसका पाई बॉन्ड तोड़ो, इसका पाई बॉन्ड तोड़ो, तो बताओ एक सिग्मा इस पर फ्री, एक इस पर फ्री, एक इस पर फ्री, एक इस पर फ्री, ऐसे ही होगा ना? ऐसे ही होगा। तो बेटा देखो जरा डिजाइन कैसे बनता है। यहां पर CH2, ये हो गया मेरा सिंगल बॉन्ड CH2। ठीक, यहां पर मैंने कहा ऐसे करके बॉन्ड फ्री हुआ। यहां पर का जब बॉन्ड टूटेगा तो इस तरीके की कंडीशन बनेगी। मैंने कहा यहां मैंने ऐसे बॉन्ड बनाया, यहां ऐसे बना दिया। ठीक है, बात क्लियर? तो यहां पर टूट करके बेटा इसमें से Cl जुड़ गया। ठीक, एक Cl आपका इस पर जुड़ गया, और ये जो बैलेंसी है यहां पर सल्फर आ गया। कौन आ गया? सल्फर आ गया। ठीक है, सल्फर आ गया। एक सल्फर जो बचा आपका, वो सल्फर इधर निकल गया अकेला। ये जो बनी है ये है मस्टर्ड गैस। कौन सी गैस है बच्चों? मस्टर्ड गैस है। कौन सी? मस्टर्ड गैस। ये पॉइजनस होती है और ये वर्ल्ड वार फर्स्ट में यूज की गई थी। यूज्ड इन वर्ल्ड वार फर्स्ट, प्रथम विश्व युद्ध में यूज की गई थी ये
वर्ल्ड वार फर्स्ट, और कैसी होती है, पॉइजनस, पॉइजनस होती है। ठीक, ऐसे ही मैं एक दूसरी गैस की बात करूं जो लिवसाइट होता है उसकी बात करूं तो क्या होता है बच्चों, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यहां मैं एल्काइन ले रहा हूं। ठीक, इसकी रिएक्शन हम कराते हैं AsCl3 के साथ, किसके साथ, AsCl3, आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड। ये जब टूटता है तो AsCl2 माइनस में टूटता है, किसमें टूटेगा बच्चों, AsCl2 माइनस में टूटेगा, ध्यान दीजिएगा, AsCl2 माइनस में और प्लस AsCl2 प्लस में टूटेगा। ठीक है ना, क्योंकि ये आर्सेनिक है इसमें, तो ये प्लस में और ये वाला पार्ट माइनस में टूटेगा। ठीक, या प्लस और माइनस में ना भी तोड़ो, आपको पता है AsCl2 और ये Cl में, फिर यहां से क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा और यहां पर एक पर Cl और दूसरे पर AsCl2 जुड़ जाएगा। कैसे कंपाउंड बनेगा, CH डबल बॉन्ड रह जाएगा, यहां CH, यहां पर Cl जोड़ दिया, यहां पर AsCl2 जोड़ दिया। ठीक है ना, ये जो बना है कंपाउंड इसको बोलते हैं लुईसाइट। क्या बोलते हैं बच्चों, लुईसाइट। क्या बोलते हैं, लुईसाइट बोलते हैं। बात क्लियर हो गई। अच्छा, ये हो गया आपका लुईसाइट। इसका यूज वर्ल्ड वार सेकंड में किया गया था, यूज्ड इन वर्ल्ड वार सेकंड, वर्ल्ड वार सेकंड में यूज किया गया था, और ये भी जो है पॉइजनस होता है। अगर क्वेश्चन में आपसे पूछे कि दोनों में से कौन ज्यादा पॉइजनस है, तो बेटा जो बाद में यूज किया गया वो ज्यादा जहरीला होगा तभी उसको यूज किया गया। अगर उससे कम जहरीला होता तो पहले ही वाला यूज कर लेते, बाद में इसको क्यों यूज करते, है ना। पहले वाला जो था कम पॉइजनस था, ये वाला जो था वो क्या था, ज्यादा पॉइजनस था। बात समझ में आ गई बच्चों। चलिए, इसके बाद अब हम बात, ये मिसलेनियस रिएक्शंस हमारी हो गई। इसके बाद में हम आते हैं कुछ पॉइंट्स। एसिटाइलिन ऑल्सो यूज्ड इन एनेस्थेटिक अंडर द नेम नॉर्साइलिन। क्या नाम रखते हैं, एनेस्थेटिक की तरह, मतलब बेहोश करने के लिए यूज किया जाता है एसिटाइलिन को, तब नॉर्साइलिन बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद एसिटाइलिन का यूज कटिंग और वेल्डिंग में भी किया जाता है। ठीक है, इथाइलिन का यूज आर्टिफिशियल फ्रूट राइपनिंग में किया जाता है, सभी हम लोग जानते हैं। ठीक है ना, ये थे जनरल पॉइंट्स हमारे। और एल्कीन का कुछ जो हम लोगों का बेसिक चैप्टर था, एल्कीन का बेसिक पॉइंट्स हमें पढ़ने थे, वो हम लोगों ने यहां पर पढ़े। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स के बारे में, किसके बारे में, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स के बारे में। तो सबसे पहली चीज ये है कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स को पढ़ने से पहले कुछ छोटी सी बात मैं आपको बताऊंगा जो कि मैकेनिज्म से रिलेटेड होगी, उसको आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है, उसको अच्छे से सीखना है। अगर आपने उस मैकेनिज्म को अच्छे से सीखा तो जो केमिकल प्रॉपर्टीज आप पढ़ने वाले हो वो बहुत आसान होने वाली है आपके लिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स के बारे में। बच्चों जैसा कि आप जानते हो कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज की बात हम कर रहे हैं, इसमें मैंने आपको रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ाया था कि जो एल्कीन्स की मेन रिएक्शंस होती हैं वो हमारी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होती हैं। कौन सी होती हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होती हैं, है ना। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन इनकी मेन रिएक्शन होंगी। अब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस कैसे होंगी, है ना, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस कैसे होंगी, उनकी मैकेनिज्म क्या होगी, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से समझिएगा, छोटी छोटी सी बातें होंगी लेकिन अच्छी बातें होंगी, उनको समझिएगा। देखिए मैकेनिज्म क्या होती है इसकी। अगर मैं ओवरऑल रिएक्शन की बात करूं तो एल्कीन में होता क्या है, पहले ओवरऑल रिएक्शन को देखिए, फिर इसके बाद मैकेनिज्म के साथ साथ समझते हैं इस बात को। ठीक है ना। ये मेरे पास में कोई क्या है, एल्कीन है। इस एल्कीन पर मैं रिएक्शन कराऊंगा इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, जो कि मेरा कोई एक रिएजेंट रहा होगा, उसमें दोनों पार्ट होंगे, इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट और न्यूक्लियोफिलिक पार्ट, है ना। इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट भी होगा और न्यूक्लियोफिलिक पार्ट भी होगा। तो इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट ये हो गया अपना और न्यूक्लियोफिलिक पार्ट ये हो गया अपना। बताओ फर्स्ट अटैकिंग स्पीसीज कौन सी होने वाली है, तो फर्स्ट अटैकिंग स्पीसीज हमारी यहां पर इलेक्ट्रोफाइल होने वाली है। ठीक है ना, इलेक्ट्रोफाइल होने वाली है। मान लो मैंने कहा कि ये बॉन्ड मेरा यहां पर शिफ्ट हुआ, है ना, यहां शिफ्ट हुआ तो पार्शियल नेगेटिव और यहां पर क्या, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अगर बॉन्ड यहां शिफ्ट हुआ है तो बताओ इलेक्ट्रोफाइल कहां पर, इलेक्ट्रॉन रिच एरिया में अटैक करता है कि नहीं करता। तो इलेक्ट्रोफाइल यहां पर जुड़ जाएगा और न्यूक्लियोफिलिक पार्ट यहां पर जुड़ जाएगा। मतलब ये रिएक्शन कुछ इस तरीके की हो जाएगी, यहां से जो है आपका डबल बॉन्ड, ये हो जाएगा आपका सिंगल बॉन्ड, और यहां से आपका बन जाएगा क्या, इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट यहां पर और न्यूक्लियोफिलिक पार्ट यहां पर ऐड हो जाएगा। इस तरीके की रिएक्शन होती है। तो यहां पर देखा फर्स्ट अटैकिंग स्पीसीज इलेक्ट्रोफाइल, इसीलिए नाम दिया इलेक्ट्रोफिलिक, और जाकर के दोनों चीजें जो इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट और न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है ऐड हो जा रहे हैं, इसीलिए नाम दिया इसको एडिशन। तो इनकी मेन रिएक्शंस हमारी क्या हो गई, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। कौन सी हो गई बच्चों, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। अब ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता कैसे करके है, उसकी मैकेनिज्म को हमें समझना है। देखो बच्चों मैकेनिज्म में जो है हमारे पास कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये कोई मेरी एक एल्कीन थी। क्या थी, एल्कीन थी। इस पर आया मेरा इलेक्ट्रोफाइल, क्या आया, इलेक्ट्रोफाइल। अब ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। तुम खुद सोचो, यहां कोई चार्ज सेपरेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो क्या ये इलेक्ट्रोफाइल ऐसे ही जाकर के आसानी से अटैक कर पाएगा, नहीं। इस इलेक्ट्रोफाइल का अटैक इतना आसान नहीं होगा। ये है मेरे पास में फर्स्ट स्टेप। कौन सा स्टेप बच्चों, फर्स्ट स्टेप है। मुझे ये बताओ सोच करके कि ये स्लो होगा कि फास्ट होगा, तो आप सभी जानते हो कि ये स्लो स्टेप होगा, है ना। अच्छा बताओ, जो स्लो स्टेप होता है उसी को क्या हम लोग आरडीएस बोलते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं। तो ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। कैसा होगा बच्चों, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। बात समझ में आती है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होगा, जब ये इलेक्ट्रोफाइल जाकर के इस पर अटैक करेगा तो कार्बोकैटाइन का फॉर्मेशन होगा, है ना। कैसे करके देखो, ये कार्बन
यहां पर आ गया मेरा इलेक्ट्रोफाइल, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट यहां पर पहुंच गया। तो जब इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट यहां पर पहुंचेगा, पहले तो पार्शियल चार्ज रहा होगा, लेकिन जब इलेक्ट्रोफाइल यहां पर ऐड हो गया तो बताओ यहां पर इस कार्बन पर पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा कि नहीं? पहले जब ये टूटा था तो पार्शियल था, लेकिन जब इलेक्ट्रोफाइल यहां आकर के जुड़ गया तो बताओ ये पूरा का पूरा बॉन्ड शिफ्ट, और ये पार्शियल नहीं बल्कि क्या हो गया, पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज हो गया, ठीक है ना। और अगर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो बताओ क्या ये कार्बोकैटाइन का फॉर्मेशन है या नहीं है? तो ये किसका फॉर्मेशन हो गया? कार्बोकैटाइन का फॉर्मेशन हो गया, कार्बोकैटाइन। तो बच्चों बताओ फर्स्ट स्टेप के बाद किसका फॉर्मेशन हुआ? कार्बोकैटाइन का फॉर्मेशन हुआ। कैसा स्टेप था? स्लो स्टेप था। अब दूसरे स्टेप में, सेकंड स्टेप में जो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट बचा है वो भी तो अटैक करेगा। तो देखो जरा सेकंड स्टेप में क्या होगा, ये हमारे पास ई, यहां से ये दो वैलेंसी खाली और इसके ऊपर प्लस चार्ज, यहां पर बचा हुआ पार्ट न्यूक्लियोफाइल और ये न्यूक्लियोफाइल। अब बताओ मुझे ये रिएक्शन फास्ट होगी, ये स्टेप फास्ट होगा कि स्लो होगा? ये कौन सा स्टेप है? तो आप कहोगे सर ये सेकंड स्टेप है। कौन सा स्टेप? सेकंड स्टेप। बेटा स्लो की फास्ट? मैं कहूंगा फास्ट, आप कहोगे कि स्लो होगा। नहीं, फास्ट होगा भाई, क्योंकि देखो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, तेजी से रिएक्शन होगी, तेजी से रिएक्शन होगी, मतलब ये स्टेप कैसा होगा? फास्ट स्टेप होगा। मतलब यहां पर बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा आपका वो क्या बन जाएगा? ये ई है आपके पास, ये सी, और इसकी जो दो वैलेंसी खाली लेकर के चले थे वो दो वैलेंसी खाली, और यहां पर जुड़ गया न्यूक्लियोफाइल। तो बताओ दोनों चीजों का क्या हो गया? एडिशन, और फाइनली ये मुझको क्या मिल गया? प्रोडक्ट मिल गया। क्या मिल गया? प्रोडक्ट। ये मिल गया हमको प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो ये है इसकी मैकेनिज्म। क्या है? ये है इसकी मैकेनिज्म। अब आपको मैकेनिज्म से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स यहां पढ़ने हैं। देखिए जरा क्या क्या पॉइंट्स पढ़ने हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि यहां पर फर्स्ट अटैकिंग स्पीसीज क्या था, तो आप कहोगे सर इलेक्ट्रोफाइल था, है ना, तभी तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन बोल रहे थे। अच्छा मैं कहूं आपसे कि बताओ रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या था, तो आप कहोगे सर फर्स्ट स्टेप के कंप्लीट होने पर कार्बोकैटाइन बना था, वही रिएक्शन इंटरमीडिएट था। मैं आपसे पूछूं कि बताओ अगर एल्कीन सिमेट्रिकल है तो डबल बॉन्ड जो है, अगर एल्कीन आपकी सिमेट्रिकल है तो कैसा मिलेगा? सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा, एक ही तो मिलेगा। अगर एल्कीन अनसिमेट्रिकल हो जाए, है ना, अभी दिखाएंगे सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल वाली बात जो आपको थोड़ी सी परेशान कर रही होगी, ठीक है ना। अगर हमारी एल्कीन अनसिमेट्रिकल हो जाए तो जो प्रोडक्ट मिलेंगे वो हमें कितने मिलेंगे? दो मिलेंगे। कितने मिलेंगे? दो प्रोडक्ट मिलेंगे। कैसे मिलते हैं वो अभी हम आपको दिखाएंगे, ठीक है ना। इन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं तो क्या होगा? मेजर प्रोडक्ट और माइनर प्रोडक्ट मिलेंगे अगर वो हमारी अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। जो दो प्रोडक्ट मिलेंगे उसमें क्या होगा? कोई एक मेजर प्रोडक्ट होगा, दूसरा क्या होगा? माइनर प्रोडक्ट होगा, ठीक है ना। तो यहां पर आपसे कहा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में जो रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन होती है वो डिपेंड करती है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन फॉर्म। जितना स्टेबल कार्बोकैटाइन बनेगा उतनी ही स्टेबल क्या होगी? एल्कीन होगी, ठीक है ना, उतनी ही स्टेबल एल्कीन होगी। ये बातें समझ में आ जाती हैं। अब देखो यहां पर हम क्या करेंगे, नोट करके मैंने आपको बताया इन अनसिमेट्रिकल एल्कीन, जैसा कि मैंने बताया कि अनसिमेट्रिकल एल्कीन में दो प्रोडक्ट मिलेंगे। अब दो में से एक मेजर होगा, एक माइनर होगा। अब वो मेजर और माइनर हम डिसाइड कैसे करेंगे? वो करेंगे डिसाइड नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के बेसिस पर या ऑन द बेसिस ऑफ सब्स्टिट्यूशन, है ना। जिसमें ज्यादा सब्स्टिट्यूशन होगा, जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे वो हमारी मेजर प्रोडक्ट होगा, वो हमारी स्टेबल एल्कीन होगी, ठीक है ना। इन अनसिमेट्रिकल एल्कीन, अब अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन में मैं एडिशन करवाऊं तो किसके अकॉर्डिंग कराऊंगा? तो एंटी मार्कोनिकॉफ और मार्कोनिकॉफ रूल का नाम आप लोगों ने सुना होगा। जो मार्कोनिकॉफ रूल होता है उसका यूज कब करते हैं, एंटी मार्कोनिकॉफ का कब यूज करते हैं, वो बातें हम बताते हैं। तो बताओ अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन है तो एडिशन किसके अकॉर्डिंग होगा? मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग, क्योंकि मार्कोनिकॉफ जो होता है वो मोर स्टेबल कार्बोकैटाइन मतलब मोर स्टेबल एल्कीन देता है, ठीक है। देखो इन अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स मेजर प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड, कौन सा प्रोडक्ट? मेजर प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड बाय मोर स्टेबल कार्बोकैटाइन, मतलब मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग। मार्कोनिकॉफ रूल कहता क्या है अभी उसकी बात करेंगे। एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस की बात करते हैं। कौन कौन से एग्जांपल्स हम लोगों को पढ़ने हैं? सबसे पहले हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? हाइड्रोजिनेशन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बच्चों? हाइड्रोजिनेशन। हेलोजिनेशन है बच्चों यहां पर, पहले तो हम हेलोजिनेशन की ही बात कर लेते हैं, ठीक है ना। हाइड्रोजिनेशन में कुछ होता नहीं है, हाइड्रोजन का एडिशन जो कि हम लोगों ने एल्केन के प्रिपरेशन में पढ़ा हुआ था वही बात कर रहे हैं, तो उसको हाइड्रोजिनेशन बोल देंगे, ठीक है ना। अच्छा किसकी प्रेजेंस में कराते थे? निकल प्लेटिनम पैलेडियम हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन करता था, एल्कीन किसमें कन्वर्ट होती थी? एल्केन में कन्वर्ट होती, पता है ना। अच्छा पता है, ठीक है। मैं कह रहा हूं एडिशन ऑफ X2, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? हेलोजिनेशन। क्या बोलते हैं? हेलोजिनेशन। तो ये हेलोजिनेशन देखो अगर हम कराते हैं हेलोजिनेशन, बताओ क्या इसकी रिएक्टिविटी के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है पीछे? F2Cl2 Br2 I2 यही तो होता है ना। अरे बोलो, यही तो होता है ना बेटा, ये होता है। अच्छा उसके बाद ये किसका ऑर्डर है? ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर है। किसका ऑर्डर है? रिएक्टिविटी का ऑर्डर है। बहुत फास्ट रिएक्शन करता है फ्लोरीन, वायलेंट रिएक्शन दिया करता था, याद आ रहा है। अच्छा उसके बाद मैं कह रहा हूं कि ब्रोमीन की रिएक्शन करा रहे हैं हम। ये एल्कीन है मेरे पास, इसमें Br2 की रिएक्शन करा रहे हैं और वो भी हम करा रहे हैं डार्क में। किसमें करा रहे हैं? डार्क में, है ना। तो इसको हम लोग बोल रहे हैं डार्क, और ये रिएक्शन जो है वो रूम टेम्परेचर पर हो रही है। किस पर हो रही है? रूम टेम्परेचर पर, इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो बताओ यहां पर क्या होगा? यहां पर क्या होगा? तो यहां पर जो है हमारा एडिशन होगा, C सिंगल बॉन्ड C, यहां पर Br और यहां पर Br, ठीक इस तरीके का एडिशन होगा हमारा। क्यों ऊपर नीचे किया? क्योंकि आपने टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन में देखा था और टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन में पढ़ा था। बात समझ में आई?
तो ये इस तरीके से हमारा एडिशन हो जाएगा। ट्रांस एडिशन हुआ करता था तो ट्रांस एडिशन आपने सीख लिया। इसके बाद में अगर मैं बात करूं एडिशन ऑफ HX की, तो बच्चों हमेशा याद रखिएगा, अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है, ये अनसिमेट्रिकल तो है, दो इक्वल पार्ट में तो नहीं टूटेगा ना। अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर अनसिमेट्रिकल रिएजेंट का एडिशन अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल होता है या फिर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है ना। इसको हम बोलेंगे क्या, इसको हम बोलेंगे हाइड्रो हैलोजिनेशन। क्या बोलेंगे बच्चों, हाइड्रो हैलोजिनेशन, राइट। ये हो जाएगा मेरा हाइड्रो हैलोजिनेशन। बात समझ में आई। तो ये हो गया मेरा हाइड्रो हैलोजिनेशन। कैसे होता है हाइड्रो हैलोजिनेशन, यहां लगाते हैं मार्कोनिकॉफ रूल, और मार्कोनिकॉफ रूल कहता है कि मेजर प्रोडक्ट वो एल्कीन बनाएगी जो हमारा मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बनाएगी। मोर स्टेबल कार्बोकैटायन कब बनेगा, जहां पर जिस डबली बॉन्डेड कार्बन एटम पर लेस नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे, वहां पर बनेगा मेरा क्या, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन। तो मतलब हमें देख करके ही बताना है। तो हमें क्या कहना है, हमें कहना है कि हम नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट को वहां पर ऐड करेंगे जहां पर हमें जिस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पर कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम दिखाई देंगे। मतलब ये बिना एग्जांपल के बात समझ में आती कम है हमें, ठीक। RCH डबल बॉन्ड CH2, ठीक। इस पर मुझे क्या करना है बच्चों, मुझे HCl का एडिशन करना है, ठीक। अब देखो ये अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, तो इसका जो नेगेटिव पार्ट होगा वो ये होगा ना। इसको कहां ले जाना है, कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन वाले डबल बॉन्डेड कार्बन पर ले जाना है। मतलब Cl इस पर जुड़ेगा और H इस पर जुड़ेगा। प्रोडक्ट जो है आपका RCHCl और यहां से CH3, एक तो ये बनेगा। दूसरा प्रोडक्ट आपका ये पॉसिबिलिटी ये भी है कि RCH2CH2Cl, इस पर H, इस वाले पर H जोड़ दें, इस पर Cl जोड़ दें, तो ऐसा बन सकता है। अब इसमें हमें देखना है कौन मेजर होगा और कौन माइनर होगा। तो देखो ये मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग बनाया है, ये मेजर है और ये क्या है, माइनर प्रोडक्ट है। क्या है बच्चों, माइनर प्रोडक्ट है। तो मेजर और माइनर की बात आपको समझ में आ जाती है, आ जाती है ना। अच्छा, उसके बाद में मान लो मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक ये कंपाउंड है CH डबल बॉन्ड CH2, कौन सा, CH डबल बॉन्ड CH2, जिसको हम लोग स्टाइरीन बोला करते थे। इस पर मुझे HCl का एडिशन कराना है। किसका एडिशन कराना है, HCl का एडिशन कराना है। तो बताओ बच्चों, अगर मैं इस पर HCl का एडिशन कराऊंगा तो क्या होगा, या मान लो मुझे HBr का एडिशन कराना है, बट यहां याद रखिएगा कि पेरोक्साइड नहीं लिया गया है। अच्छा, यहां तो HCl लिख ही चुके हो तो कोई नहीं, जब HCl लिख चुके हो तो HBr ना लिखो, ठीक। HCl का ही करा लो, कोई मसला नहीं है। यहां से देखो HCl का करा लेते हैं। तो बेटा कहां 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 पर ऐड करोगे तुम, ये देखो कम है, यहां ज्यादा, नेगेटिव पार्ट Cl यहां जुड़ेगा। मतलब CHCl सिंगल बॉन्ड CH3, ये बनेगा आपका क्या, मेजर प्रोडक्ट। क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट बनेगा। बात समझ में आई, बात क्लियर है बच्चों, बात क्लियर है। तो देखो जरा यहां पर ध्यान देना। अब हम यहां पर बहुत सारी ढेर सारी रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, तो यहां पर ध्यान देना। जैसे मान लो कि मेरे पास एक कोई कंपाउंड हो CH डबल बॉन्ड CH CH3, ठीक है, CH3। तो यहां पर हम क्या करें, एडिशन ऑफ HBr कराना है। बताओ, इस पर जोड़े तो भी वही बात, इस पर जोड़े तो भी वही बात, दोनों पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन बराबर है। अब क्या करना चाहिए, अब देखना ये चाहिए कि कहां पर मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा, ठीक है ना। तो मोर स्टेबल कार्बोकैटायन हमारा यहां से, या तो ये जो है हमारे पास में कार्बोकैटायन रहेगा तो नेगेटिव पार्ट इस पर जोड़ेंगे हम, तो ये कार्बोकैटायन क्या, बेंजाइलिक कार्बोकैटायन रहेगा कि नहीं, ठीक, बेंजाइलिक कार्बन है, तो हम इसी पर जोड़ेंगे नेगेटिव पार्ट। मतलब प्रोडक्ट हम बनाएंगे CHBr CH CH3, राइट। ये बन जाएगा अपना प्रोडक्ट। क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। बात समझ में आ गई बच्चों, बात समझ में आ गई। अच्छा, इसके बाद मान लो मेरे पास ऐसा कोई कंपाउंड हो जाए CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH3। अब मैं क्या करूं, मुझे यहां पर जोड़ना है क्या, HBr। तो हम क्या करेंगे, तो बेटा HBr जब आप इस पे जोड़ोगे तो देखो यहां भी एक हाइड्रोजन, यहां भी एक हाइड्रोजन, बट तुम दोनों प्रोडक्ट बना के देखो जरा क्या बन रहा है तुम्हारा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH3। अब ध्यान दो, अगर तुम Cl यहां पर Br यहां पर जोड़ते हो तो डेफिनेटली तुम्हें H यहां जोड़ना पड़ेगा, ये CH2 हो जाएगा। अब यहां पर तुम देखोगे तो ये 2 और 3 अल्फा हाइड्रोजन मोर सब्स्टिट्यूटेड है, 5 है। अगर तुम यहां जोड़ते तो 2 और 2 4 ही तो मिल पाता तुम्हें। तो बताओ कौन सा ज्यादा, जो बनाए हैं वही वाला तो मेजर होगा, तो हमारा यही वाला प्रोडक्ट मेजर होगा। तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ मेजर प्रोडक्ट को ही रिपोर्ट करते हैं, इसीलिए मेजर प्रोडक्ट हमने आपके सामने बना के रख दिया, ठीक है ना। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। चलिए ये बात क्लियर की आपने। अच्छा, उसके बाद अगर हम कह रहे हैं कि हमें अनसिमेट्रिकल एल्कीन दी गई है, ये वाली बात भी देख लीजिए। अगर सेम टाइप, स्टेबिलिटी ऑफ सेम टाइप ऑफ एल्काइल कार्बोकैटायन इज डिसाइडेड बाय हाइपर कंजुगेशन। जैसे यहां पर देखो ये सेम टाइप का बन रहा है
यहां पर भी देखो सेकेंडरी, यहां पर भी सेकेंडरी बनता, तो सेम टाइप का है, तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन से डिसाइड किया जाता है। किससे? कार्बोकैटायन इज डिसाइडेड बाय द हाइपर कॉन्जुगेशन। तो हाइपर कॉन्जुगेशन से डिसाइड करोगे, तो ये जो है हाइपर कॉन्जुगेशन में था ये वाला, ठीक। सिग्मा CH बॉन्ड ये वाला किसमें? हाइपर कॉन्जुगेशन में, इसलिए हम यहां पर क्या करेंगे? इस कार्बन पर ऐड करेंगे इसको। बात समझ में आ गई? ठीक है। इसके बाद इन द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक पेरोक्साइड, अगर मैं बात करूं किसकी प्रेजेंस में बात करूं, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक पेरोक्साइड, ध्यान देना बच्चों, यही है वो पॉइंट जहां पर गलती होती है। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक पेरोक्साइड, अगर मैं HBr का एडिशन करूं, HBr ओनली बोल रहा हूं मैं बेटा, मैं यहां HI नहीं बोल रहा, मैं यहां HCl नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ HBr और पेरोक्साइड की बात कर रहा हूं। तो इस कंडीशन में आपको एंटी मार्कोनिकॉफ रूल यूज करना है। टेक्स प्लेस अपोजिट टू द मार्कोनिकॉफ रूल ऑन अनसिमेट्रिकल एल्कीन इज कॉल्ड एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, या फिर हम इसी को क्या बोलते हैं? खरेस पेरोक्साइड इफेक्ट बोलते हैं। नहीं समझ में आई बात? मतलब ये कह रहे हैं, और एक साथ साथ एक बात और समझिएगा, आपको रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ाते समय मैंने हेल्पर पढ़ाया था, मतलब पेरोक्साइड की प्रेजेंस में कोई रिएक्शन होती थी तो वो फ्री रेडिकल बनता था। वहां क्या बनता था? फ्री रेडिकल, मतलब होमोलिटिक बॉन्ड फिजन हुआ करता था। तो इसकी जो मैकेनिज्म होती है पेरोक्साइड की प्रेजेंस में हो रही है, तो वो फ्री रेडिकल एडिशन मैकेनिज्म होगी। कैसी होगी? फ्री रेडिकल एडिशन। जबकि HCl HBr विदाउट पेरोक्साइड आप ऐड कर रहे थे, तो वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन था। क्या था बच्चों? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन था। तो हमने कहा नोट करके, इट फॉलोज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ये कौन सी मैकेनिज्म को फॉलो करेगा? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को। जैसे एग्जांपल इसका लिया CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस हमने कहा HBr, और हमने इसको ले लिया पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, ऑर्गेनिक पेरोक्साइड या कोई पेरोक्साइड ले लिया हमने, ठीक। तो अपोजिट टू मार्कोनिकॉफ, मार्कोनिकॉफ रूल कहता था द negative part of the reagent which is also known as a addendum add on that doubly bonded carbon atom which has lesser number of hydrogen atom, ठीक है। नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट को उस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पर जोड़ेंगे जिस पर हाइड्रोजन का नंबर कम होगा, तो वो हमारा मार्कोनिकॉफ था। इसका अपोजिट क्या बोलेंगे? उस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पर नेगेटिव पार्ट जोड़ेंगे। हालांकि नेगेटिव पार्ट तो यहां होगा नहीं क्योंकि फ्री रेडिकल बनेगा, तो जो भी पार्ट है हमारा उस पर जोड़ेंगे जिस पर हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, ठीक है ना। मतलब हैलोजन वाला पार्ट Br जो है, अगर बेसिकली बात की जाए तो इसी में एंटी मार्कोनिकॉफ लगता है, तो Br उस कार्बन पर हम जोड़ेंगे जिस पर हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा होगा। मतलब इस कंडीशन में मुझे Br जो है वो इस पर जोड़ना है और H इस पर जोड़ना है। प्रोडक्ट जो है कुछ ऐसा बनाना है, CH3CH2CH2Br। ये मैंने अगर बनाया तो ये मेरा मेजर प्रोडक्ट है, अगर मैंने दूसरा बना दिया तो वो मेरा क्या हो जाएगा? माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा। अगर यही रिएक्शन बच्चों में सेम रिएक्शन, ध्यान देना, यही सेम रिएक्शन अगर मैं ऐसे करा देता, यहां पर आपको जो है ये दिया जाता, तो आप क्या करते? तो आपको क्या बनाना था बेटा? पेरोक्साइड नहीं दिया है, तो पेरोक्साइड नहीं दिया, इसका मतलब यहां पर मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। क्या लगेगा? मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा, और ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करेगा। अब इस कंडीशन में तो मार्कोनिकॉफ लगाओगे तो Br यहां जोड़ोगे तो क्या बनाओगे? CH3CH Br इस कंडीशन में ये मेजर है, और पेरोक्साइड की कंडीशन में ये मेजर है। माइनर तो बनेंगे ही बनेंगे इनके दोनों के, ठीक है ना। माइनर तो बनेंगे ही बनेंगे इन दोनों के, बाकी ये मेजर है। बात क्लियर हुई बेटा? बात क्लियर है? अच्छा चलो, ये सीख लिया आपने। इसके बाद में अगर बेटा मैं ये कह दूं कि मेरे पास CH3CH डबल बॉन्ड CH2 है, दो कंडीशंस में ले रहा हूं यहां पर, बताओ दो कंडीशन में क्या? मैंने यहां पर ले लिया HCl और पेरोक्साइड, यहां मैंने सिर्फ HCl ले लिया। प्रोडक्ट बताओ मेजर प्रोडक्ट क्या होगा? तो आप तो यहां पर जानते हो ना मार्कोनिकॉफ कहां कहां लगाना है, और एंटी मार्कोनिकॉफ सिर्फ HBr और पेरोक्साइड के साथ लगाना है कि नहीं? तो यहां पर HBr और पेरोक्साइड के साथ में आपको मार्कोनिकॉफ लगाना है। मतलब प्रोडक्ट यहां पर वही रहेगा, CH3CHCl CH3, जो यहां मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग वाला जो यहां रहेगा वही यहां, क्योंकि इन द केस ऑफ HCl एंड HI पेरोक्साइड इज यूजलेस, ठीक है, वहां एंटी मार्कोनिकॉफ नहीं लगाया जाता। बात समझ में आई? चलो यहां पर देख भी लेते हैं सेंटेंस में, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन इज नॉट पॉसिबल विद HF एंड HCl ड्यू टू हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। जो HCl और HF होते हैं इनमें नहीं पॉसिबल है क्योंकि इनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हाई होती है, जबकि HI में नहीं पॉसिबल है। क्यों नहीं पॉसिबल है वो बताएंगे, रिवर्सिबल होने की वजह से, ठीक है ना। हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी मतलब होमोलिटिक क्लीवेज इज नॉट पॉसिबल। क्लियर? अच्छा, इसके बाद आयोडीन फ्री रेडिकल इजिली कंबाइन। आयोडीन फ्री रेडिकल जो होते हैं वो इजिली कंबाइन करते हैं टू फॉर्म I2 मॉलिक्यूल्स ड्यू टू ओवर रिएक्टिविटी, ठीक है, ड्यू टू ओवर रिएक्टिविटी। I2 मॉलिक्यूल जो होता है, I फ्री रेडिकल और I फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन कर लेते हैं, क्योंकि आयोडीन का फ्री रेडिकल साइज में बड़ा होगा, रिएक्टिव बहुत ज्यादा होगा, ठीक है ना। और फ्री रेडिकल जो होते हैं वो क्या होते हैं? रिएक्टिव तो होते हैं, आपस में कंबाइन कर लेते हैं और कंबाइन करके I2 मॉलिक्यूल बना देते हैं, इसलिए इसमें नहीं पॉसिबल है। रीजन याद रखिएगा, खाली HBr में ही लगता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, HF और HCl में हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की वजह से नहीं पॉसिबल है। और I2 में आयोडीन के केस में, HI के केस में क्या होता है, यहां पर आयोडीन फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन कर लेते हैं और कंबाइन करने के बाद I2 मॉलिक्यूल बना देते हैं, इसलिए नहीं पॉसिबल है। ओवर
रिएक्टिविटी की वजह से। नोट करके हमने बताया आपको इन HCl एंड HI वन ऑफ द प्रोपेगेशन स्टेप इज एंडोथर्मिक, दैट इज एंटी मार्कोनिकॉफ रूल नॉट पॉसिबल। ठीक है ना, इसकी वजह से एंटी मार्कोनिकॉफ रूल नहीं पॉसिबल होता है। बात समझ में आई? चलिए, इसके बाद एडिशन ऑफ HOX, जो कि मैंने आपको रिएक्शन मैकेनिज्म में भी करवाया था। HOX को तोड़ना आपको आता होगा, X प्लस में तोड़ते हैं, OH माइनस में तोड़ते हैं। ठीक, तो बस इसमें कुछ करना नहीं है बच्चों, इसमें एडिशन कराना है। तो यहां से देखो ये माइनस और ये प्लस, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग एडिशन करा दो। क्या होगा बच्चों? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इस पर किसका रिएक्शन कराना है? HOCl का। किसका? HOCl। ठीक, तो यहां से ये माइनस ये प्लस कर लो। नेगेटिव पार्ट कहां पर जोड़ोगे बेटा? जहां हाइड्रोजन कम होगा। तो बेटा CH3 CHOH CH2Cl, यही तो प्रोडक्ट बन जाएगा। नहीं आया? आ गया ना? चलिए, इसके बाद अगर मैं कहूं आपसे मेरे पास में है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, यहां पर आपको HOCl का एडिशन कराना है। तो बेटा देखो, दो जो काम एल्कीन में एक बार करते थे वो एल्काइन में दो बार करोगे ना। दो बार करोगे तो बताओ, दो बार कर लो। यहां पर कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं है तो नेगेटिव पार्ट OH इसी पे जोड़ोगे, फिर इस पे हाइड्रोजन ज्यादा एक तो रहेगा ना, इस पे कोई नहीं रहेगा फिर भी, तो इस पे दोबारा से जोड़ोगे, मतलब ये बनाओगे तुम OH OH और यहां पर CH Cl और Cl। ये कंपाउंड कैसा? अनस्टेबल। पीछे मैं पढ़ा चुका हूं, एक कार्बन पर दो OH ग्रुप नहीं रहते, एक H2O निकल जाता है। क्या बनाएगा ये? CH3 CO CH Cl2, ये कंपाउंड बना देगा। ये क्या होगा मेरा आंसर? डाइक्लोरो एसीटोन बोल सकते हैं इसको, डाइक्लोरो एसीटोन, डाइक्लोरो एसीटोन। बात क्लियर है बेटा? क्लियर है। आगे आ जाओ। उसके बाद हम बात करते हैं टिल्डन्स रिएजेंट के एडिशन की। NOCl का एडिशन कराना है। टिल्डन्स रिएजेंट कैसे तोड़ते थे हम लोग? ये होता था मेरा प्लस और ये होता था माइनस। ठीक है ना, ऐसे ही तोड़ना सिखाया था रिएक्शन मैकेनिज्म में। ठीक है ना, NO प्लस और Cl माइनस। ऐसा होता क्यों है वो भी मैंने आपको बताया था ना, वो भी मैंने बताया था। यहां से जो है ऐसे करके देखो, इस बात को समझ लो। अच्छे अच्छे बच्चे गलत कर देते हैं इसको। O डबल बॉन्ड N Cl, ऐसे बना होगा बॉन्ड। सबकी बैलेंसी पूरी है, सब सेटिस्फाई है, सेटिस्फाई है। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बताओ इसको खींचेगा कि नहीं खींचेगा? जाहिर सी बात है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कहां होती है डायरेक्शन? लीना टू मीना ना। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन होता है ना। नाइट्रोजन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग बराबर होती, बट जब यहां से इसने खींच लिया तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। अब इसके कंपेयर में, इस नाइट्रोजन के कंपेयर में ये क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ, तो इसीलिए क्लोरीन पर कौन सा चार्ज आ गया? सॉरी, निगेटिव, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो इसीलिए इस पर आ जाएगा तुम्हारा निगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज बच्चों? निगेटिव चार्ज। बात समझ में आती है? निगेटिव। और इस पर कौन सा आ जाएगा? पॉजिटिव। इसीलिए मैंने कहा कि पॉजिटिव। जो तुम्हें ऑक्सीजन पर दिख रहा है वो बेसिकली किस पर होगा? N पर होगा। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है। ठीक, मान लो मैंने एक एग्जांपल लिया इसका, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। यहां से रिएक्शन करानी है तुम्हें NOCl के साथ। बताओ जल्दी से तोड़ के, ये इस पर पॉजिटिव, इस पर निगेटिव, जोड़ोगे कहां पर? CH3 CH, निगेटिव पार्ट Cl वाला यहां पर, पॉजिटिव पार्ट यहां पर NO। N जुड़ना है कार्बन से, O नहीं जुड़ना है बच्चों, याद रखिएगा। बताओ, मजा आया? बात क्लियर हुई? एकदम क्लियर, एकदम क्लियर। आ गया एडिशन ऑफ H2O करते हैं, जिसको हम लोग हाइड्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रेशन। एडिशन ऑफ H2O इन एसिडिक मीडियम, जिसको हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन बोला जाता है। बच्चों इसमें सिंपल सी बात है, H2O को तुम्हें ऐड करना है। देखो कैसे करोगे। मेरे पास फिर वही, मैं प्रोपीन ही इसलिए ले रहा हूं क्योंकि वो अनसिमेट्रिकल है ना बच्चों। यहां से तुम्हें क्या करना है? HOH माइनस H प्लस, किस मीडियम में? एसिडिक मीडियम में, राइट। अब यहां से तोड़ोगे तो नेगेटिव पार्ट को यहां पर दोगे। बताओ क्या बन रहा है बेटा? CH3CH, यहां पर OH और यहां पर क्या? CH3। कौन सा अल्कोहल है? सेकेंडरी अल्कोहल है। कौन सा है बच्चों? सेकेंडरी अल्कोहल। याद रखेंगे इस बात को, सेकेंडरी अल्कोहल है ये। ठीक है ना, सेकेंडरी अल्कोहल। अब सेकेंडरी अल्कोहल कहां बनता है, प्राइमरी कहां बनता है, मैं बताता हूं आपको। अगर एडिशन ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस भी करोगे आप, तो भी यही प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है ना, कैसे मिलेगा मैं उन स्टेप्स को आपको बताता हूं, ध्यान दीजिएगा। CH3 ये लिया मैंने, देखो ध्यान देना, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहां पर HSO4। बताओ ऐसे तोड़ोगे, ये प्लस ये माइनस, ऐसे होगा बेटा। और ये भी जो है, अगर ना और ज्यादा समझने के लिए लिखना हो आपको, तो ऐसे ना लिख करके इसको ऐसे लिखो। देखो देखना जरा, मैं कह रहा हूं ऐसे लिखो, OSO3H, जिससे पता रहे कि नेगेटिव ऑक्सीजन पर आ रहा है, राइट। ऐसे तोड़ा आपने, तो क्या करोगे यहां से CH3CH, नेगेटिव पार्ट ये वाला इस पर और H इस पर। देखो CH3CH OSO3H, यहां से CH3, राइट। यही बनेगा बेटा, बनेगा ना। और इस कार्बन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा?
अच्छा, हाइड्रोजन जब ऐड ही कर दिया है तो कोई बात ही नहीं है, जब हाइड्रोजन ऐड कर दिया तो ठीक है ना। इसके बाद इसकी हाइड्रोलिसिस, क्योंकि कह रहा है फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस, है ना, फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस मतलब HOH के साथ, तो ये बेटा H प्लस OH माइनस, यहां से बॉन्ड फिर तोड़ोगे तो ये माइनस ये प्लस होगा, प्लस पे कौन आएगा बच्चों, माइनस, OH आएगा इस कार्बन पर, ये H इस पर जाएगा, तो देखो जरा क्या बनेगा बेटा, CH3 CH OH CH3 क्या बन गया, सेकेंडरी एल्कोहल। यही तो मैं बोल रहा था कि इसमें भी क्या मिलेगा हमें, सेकेंडरी एल्कोहल मिलेगा। क्या मिलेगा, सेकेंडरी एल्कोहल मिलेगा। बात समझ में आ गई। इन दोनों रिएक्शन में हम क्या कर सकते हैं, रीअरेंजमेंट पॉसिबल है हमारा, अगर तो हम रीअरेंजमेंट कराएंगे। रिएक्शन मैकेनिज्म में आपको सिखाया था, रीअरेंजमेंट हाइड्रोजन शिफ्ट और मिथाइल शिफ्ट से हम लोग करते थे, ठीक है ना। तो बेटा ध्यान देना, यहां पर इन अब बोथ रिएक्शंस रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन टेक्स प्लेस वाया हाइड्रोजन शिफ्ट और मिथाइल शिफ्ट। किस किस से पॉसिबल है बच्चों, वाया हाइड्राइड शिफ्ट और फिर किससे, मिथाइल शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट और मिथाइल शिफ्ट से रीअरेंजमेंट पॉसिबल है यहां पर, ठीक। अब हाइड्राइड शिफ्ट कब की जाती है, मिथाइल शिफ्ट कब की जाती है, तो एक बात को समझिएगा बेटा, देखो अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट है शिफ्टिंग करने के लिए तो हाइड्राइड शिफ्ट कराते हैं, और अगर हाइड्रोजन नहीं प्रेजेंट है तो हम वहां पर मिथाइल अगर प्रेजेंट है तो मिथाइल शिफ्ट कराते हैं, ठीक है ना। कैसे होती है ध्यान देना, मेरे पास कंपाउंड है CH3 C CH3 H और CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब इसकी मुझे रिएक्शन करानी है, क्या कराना है बच्चों, रिएक्शन करानी है H2SO4 के साथ HOH, है ना, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस बोला गया। तो अगर मैं इस बॉन्ड पे तोड़ करके कर देता हूं तो मेरा ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनेगा ना। अब देखो ये जो हाइड्राइड शिफ्ट या मिथाइल शिफ्ट कराते हैं सिर्फ वहीं कराते हैं जहां प्राइमरी कार्बोकैटायन को सेकेंडरी में कन्वर्ट किया जा सके, सेकेंडरी को टर्सरी में या प्राइमरी को टर्सरी में कन्वर्ट किया जा सके, मतलब मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बनाया जा सके, क्योंकि स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन किस पर डिपेंड करती है, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन पर, राइट। तो इसीलिए मोर स्टेबल कार्बोकैटायन अगर हाइड्राइड शिफ्ट मिथाइल शिफ्ट करके बना सकते हैं तभी हम कराते हैं हाइड्राइड शिफ्ट और मिथाइल शिफ्ट, ठीक है ना। तो मैं अगर यहां पर क्या करूं कि जो कार्बोकैटायन मेरा बन रहा है उस पहले कार्बोकैटायन को मैं बना के दिखाऊंगा, अगर बीच का एक स्टेप मैंने खाया तो हो सकता है ये क्वेश्चन आपको खा जाए, ठीक है ना। तो इसीलिए आप क्या करेंगे, पूरी बात को सीखेंगे, पूरा स्टेप बना करके आपको बताते हैं। ये CH3 था बेटा, ठीक। अभी बताओ यहां से जो नेगेटिव पार्ट आपका ऐड होगा वो कहां पर होगा, शिफ्टिंग जो है आपकी बॉन्ड की अगर मैं ऐसे करके करूं तो बताओ, अगर इधर करोगे तो नेगेटिव, इधर करोगे तो पॉजिटिव। अच्छा, करना कहां पर चाहिए हमें, यह भी तो आपको पता होना चाहिए कि करना कहां पर चाहिए, इधर करें कि इधर करें शिफ्टिंग। भाई मार्कोनी-कॉफ रूल क्या कहता है, मार्कोनी-कॉफ रूल क्या कहता है, मार्कोनी-कॉफ रूल ये कहता है कि आप नेगेटिव पार्ट को वहां जोड़ो जहां कम हाइड्रोजन हो, मतलब नेगेटिव पार्ट को यहां पर जोड़ना है, राइट। अगर नेगेटिव यहां पर जोड़ना है तो इसका मतलब यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा, कार्बोकैटायन तो यहीं पर बनेगा, इसी कार्बन पर बनेगा। मतलब कार्बोकैटायन कैसा बनेगा, कार्बोकैटायन आपका ऐसा कुछ बनेगा, CH प्लस CH3। पहली अटैकिंग स्पीसीज क्या होती है, इलेक्ट्रोफाइल, और यहां पर इलेक्ट्रोफाइल कौन सा मिलता है, H प्लस बेटा। ये H प्लस इस पे जोड़ दिया मैंने ले जाके और कुछ नहीं किया, डबल बॉन्ड टूटा, इस पे तो H प्लस जुड़ गया बट इस पे कुछ नहीं जुड़ा, तो इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये क्या बना तुम्हारा पहले स्टेप में, कार्बोकैटायन। क्या बना, कार्बोकैटायन। बेटा ये कार्बोकैटायन सेकेंडरी है क्या, हां सेकेंडरी है। अगर मैं इस हाइड्रोजन की शिफ्टिंग करा दूं, इसको यहां भेज दूं, तो बताओ ये पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो ये सेकेंडरी से टर्सरी कार्बोकैटायन बन जाएगा, जस्ट लाइक दिस। यहां से देखना जरा, CH3 CH3, यहां से C प्लस, यहां से CH2 हो जाएगा, क्योंकि एक हाइड्रोजन यहां का जा रहा है, और ये CH3 हो जाएगा। बस इतना ही करना था, और क्या। ये बन गया कौन सा कार्बोकैटायन, टर्सरी कार्बोकैटायन। ये था सेकेंडरी कार्बोकैटायन, यहां पर मैंने बना दिया ये टर्सरी कार्बोकैटायन। तभी तो मैं हाइड्राइड शिफ्ट या मिथाइल शिफ्ट कराऊंगा जब कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ रही होगी, है ना। अब इसकी हमें क्या करानी है, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस था तो HOH अब इसका करा देना है। बताओ OH यहां पर जाएगा तो क्या बन जाएगा, CH3 C CH3 OH CH2 CH3, ये होगा अपना टर्सरी अल्कोहल। क्या होगा, टर्सरी अल्कोहल। तो याद रखिए इन दोनों रिएक्शंस में आपकी हाइड्राइड शिफ्ट और मिथाइल शिफ्ट हो सकती है, अगर पॉसिबल तो उसको कराया जाएगा। बात समझ में आ रही है बच्चों, आ रही है ना। अच्छा, मान लो अगर मिथाइल शिफ्ट का केस हो तो ऐसे ही एक स्टेप में मैं समझाने की कोशिश करूं तो तुम समझोगे क्या, समझोगे। देखो क्या कर रहे हो तुम, एक ही स्टेप में करना है सब कुछ काम, ध्यान देना आपकी बात। ये तो सब तोड़ जोड़ के बताया तुम, अब देखना यहां तुम्हारा सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनेगा ना। अच्छा बताओ, अगर मैं काम करूं इस मिथाइल को यहां शिफ्ट कर दूं तो बताओ ये टर्सरी कार्बोकैटायन बन जाएगा कि नहीं। अब यहां पर कैसे करके शिफ्ट करोगे, ऐसे करके देखो, इस कार्बन पर शिफ्ट कर रहे हो तुम, ठीक। ध्यान देना कैसे करके शिफ्ट कर रहे हो। अब देखो यहां से शिफ्ट करने के बाद मेरे पास बनेगा CH3 C, यहां पर CH3 और प्लस चार्ज, ये हो गया मेरे पास CH, और यहां पर आ गया मेरा क्या,
CH3 ये वाला, और आगे क्या हो जाएगा, ये CH3 हो जाएगा। ठीक, अब ये जो जिस पर प्लस है, इसी प्लस पर हम क्या कर देंगे भैया, जहां प्लस आ रहा था वहीं OH जोड़ रहे थे तुम, अभी देखो पीछे, इसी पर अब हम क्या जोड़ देंगे, इस प्लस को हटा करके OH जोड़ देंगे। अरे यार ये देखो, यहां प्लस था, इसी पे तो OH जोड़ा था, मैं तो एक ही स्टेप में बता रहा हूं ना सब कुछ। ये बन गया तुम्हारा, यही प्रोडक्ट होगा फाइनली। यहां पर तुमने कौन सी शिफ्ट कराई थी बच्चों, ये यहां पर आपने कराई थी H शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट ना, और यहां पर क्या करा रहे हो, मिथाइल शिफ्ट, CH3 शिफ्ट। ठीक, तो ये मिथाइल शिफ्ट और हाइड्रोजन शिफ्ट का एग्जांपल आपको दिया, उस चीज को आप लोगों ने क्लियर किया। राइट बच्चों, चलिए अब इसके बाद मैं बात करूंगा आपसे मर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन की। तो बेटा ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन का क्या मतलब होता है, आइए उनको समझते हैं। देखो ऑक्सीमर्क्यूरेशन का मतलब होता है बेटा एडिशन ऑफ मर्क्यूरिक एसीटेट। ऑक्सीमर्क्यूरेशन का मतलब एडिशन ऑफ मर्क्यूरिक एसीटेट, मर्क्यूरिक एसीटेट का एडिशन। डीमर्क्यूरेशन का मतलब क्या होता है, रिडक्शन ऑफ एडिशन प्रोडक्ट फॉलोड बाय NaBH4। ठीक है ना, इसका मतलब रिडक्शन ऑफ एडिशन प्रोडक्ट, रिडक्शन ऑफ एडिशन प्रोडक्ट बाय NaBH4। NaBH4 के साथ रिडक्शन कराना है इसका, एडिशन प्रोडक्ट का, उसी को बोलते हैं हम लोग ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। ठीक है ना। अच्छा, इसको हम क्या करेंगे, कैसे करके इसको सीखेंगे, ध्यान देंगे। मान लो मेरे पास एक कोई एल्कीन है, वही हम प्रोपीन अपनी लेंगे क्योंकि उसी में ज्यादा जम रही है अपनी। ठीक, बातें उसमें अनसिमेट्रिकल की वजह से ज्यादा क्लियर होती हैं। ठीक है बच्चों, तो यहां से क्या होगा, होता क्या है, जो मेरा HgOCOCH3, OCOCH3, यहां से क्या OCOCH3, भाई मर्क्यूरिक एसीटेट ऐसे ही तो होगा ना। मर्क्यूरिक एसीटेट का मतलब क्या हुआ, HgCH3COO का होल ट्वाइस, ऐसे ही तो होगा यार। देखो CH3COO का होल ट्वाइस Hg, तो मैंने यही किया HgCOO CH3COO, यहां से तोड़ो बेटा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, क्या होगा, नेगेटिव पार्ट किस पर जोड़ते हो, इस पर जोड़ते हो, कम वाले पर जोड़ते हो ना, जोड़ते हो बेटा। ठीक है, देखो क्या बनेगा, CH3C, यहां H, यहां पर O COCH3, इस वाले पर जोड़ोगे CH2O, नहीं O नहीं, Hg ना, O वाला बॉन्ड तो जुड़ चुका है, तो यहां पर क्या करेंगे Hg OCOCH3, OCOCH3 ऐसे जुड़ जाएगा बेटा, जुड़ेगा ना। अब देखो उसके बाद तुम्हें क्या कराना है, रिडक्शन कराना है। क्या कराना है बच्चों, रिडक्शन कराना है। तो रिडक्शन के लिए तुम क्या करोगे, रिडक्शन कराओगे तुम NaBH4 के साथ में, NaBH4 के साथ। डीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन मतलब रिडक्शन ऑफ एडिशन प्रोडक्ट बाय NaBH4। ठीक, अब यहां से अगर तुम रिडक्शन कराओगे तो रिडक्शन से तुम्हें क्या हो सकता है, रिडक्शन से तुम्हें क्या मिल सकता है, ध्यान देना। रिडक्शन से तुम्हें यहां से अगर इस बॉन्ड को तोड़ो और यहां से इस बॉन्ड को तोड़ो तो क्या करोगे तुम, देखो यहां से H ही तो दोगे इसको और यहां से H ही तो दोगे। भाई रिड्यूसिंग एजेंट रिडक्शन कराएगा तो क्या देगा तुम्हें, हाइड्रोजन देगा ना, हाइड्रोजन देगा। किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट की जिम्मेदारी क्या होती है कि जितने हाइड्रोजन चाहिए हम देंगे, ऐसा ही है ना। ठीक है ना, जितने भी हाइड्रोजन चाहिए हम देंगे। तो यहां से देखो CH3 CHOH CH3 ये बन रहा है आपका, CH3 CHOH CH3 ये बन जाएगा। बाकी के जो भी हाइड्रोजन चाहिए होंगे वो हाइड्रोजन के साथ में ये लेकर के जो भी प्रोडक्ट बनाना होगा वो अपना बाई प्रोडक्ट बना लेंगे। ठीक है, बाई प्रोडक्ट से हमें नहीं लेना देना है, हमें मेन प्रोडक्ट से लेना देना था कि मेन प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा। इसी रिएक्शन को अगर मैं सिंपल फॉर्म में लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूं बेटा, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 OAC का होल ट्वाइस, नहीं OAC नहीं, HgOAC का होल ट्वाइस करना पड़ेगा। ठीक है ना, थ्राइस भी कर दिया हमने, गलत किया है। देखो HgOAC का होल ट्वाइस इस तरीके से, मतलब ये ले रहे हैं क्या, ये वाला कंपाउंड। ठीक है, अच्छा इसके बाद रिडक्शन भी NaBH4 के साथ में ना, NaBH4 के साथ। अब क्या करोगे यहां पर CH3C सिंपल फॉर्म लिख रहे हो तो तुम CH3CHOH CH3 सेकेंडरी अल्कोहल लिखोगे। बट याद रहे बेटा यहां पर एक बात इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है, वो ये है कि इस रिएक्शन में आपका कभी भी रीअरेंजमेंट नहीं होगा। हाइड्रोलिसिस जो भी हम लोग कह रहे थे, एडिशन ऑफ H2SO4 फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, वहां रिडक्शन, वहां पर हम लोग क्या कर रहे थे, वहां रीअरेंजमेंट कर रहे थे, बट यहां रीअरेंजमेंट नहीं होगा। अगली रिएक्शन बच्चों पढ़ते हैं हम लोग, एडिशन
मतलब हाइड्रोबोरेशन एंड ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन और ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ B2H6, एडिशन ऑफ B2H6, B2H6 का एडिशन। और ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीडेशन बाई H2O2 इन द एल्कलाइन मीडियम, ठीक है ना, इन द एल्कलाइन मीडियम। ठीक है बेटा, तो इससे क्या होता है, सिंपल रिएक्शन में लिख करके बात खत्म कर रहा हूं, बाकी ये आपको आगे मिलता रहेगा, अल्कोहल वाले चैप्टर में फिर मिलेगा ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। और इस पर हमें क्या कराना है, B2H6 के साथ ये चीज लेनी है पूरी हमें, H2O2 B2H6 एल्कलाइन मीडियम, ये चीजें लेनी है ना, ये चीजें लेनी है। इनसे बनेगा हमारा क्या, CH3 CH2 CH3। अब आपको लगेगा सर ये क्या कर दिया, ये तो गलत कर दिया, दोनों जगह हाइड्रोजन जोड़ दिया। बिल्कुल सही है, दोनों जगह हाइड्रोजन तो नहीं जुड़ेगा, लेकिन क्या जुड़ेगा वो मुद्दा है ना। तो बेटा एक जगह पर आपका हाइड्रोजन जुड़ गया, एक जगह पर OH जुड़ गया। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि भाई तो प्राइमरी अल्कोहल काय बना रहे हो, क्यों प्राइमरी अल्कोहल बन रहा है, ध्यान दो जरा, क्यों बन रहा है? क्या बेटा यहां परऑक्साइड लिया गया है? अरे बोलो, परऑक्साइड लिया गया, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगी, और परऑक्साइड अगर लिया गया फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगी, तो यहां पर जो एडिशन आप करोगे, जैसे HBr में परऑक्साइड की वजह से एंटी मार्कोनी का आप लगाते थे, वैसे ही नेगेटिव पार्ट उस वाले पर जोड़ोगे। मतलब ये याद रखने के लिए मैं बता रहा हूं, तो यहां पर जो है वो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। देखो हाइड्रेशन में सेकेंडरी अल्कोहल बना, और एडिशन ऑफ H2SO4 फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस में सेकेंडरी अल्कोहल बना, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में सेकेंडरी अल्कोहल बना, बट हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में आपका प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। ये बात याद रखिएगा। बात समझ में आई, क्लियर हुई? इस रिएक्शन में भी कोई रीअरेंजमेंट नहीं पॉसिबल है, इस रिएक्शन में भी बच्चों कभी भी कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा, ठीक है ना। तो याद रखेंगे कि इसमें किसी भी तरीके का कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होगा। नोट, अब बोथ रिएक्शंस आर नॉट इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, हेंस does not involve कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट। ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस को फॉलो नहीं करती हैं, इसीलिए इनमें कोई भी किसी भी तरीके का रीअरेंजमेंट नहीं होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई बात बच्चों। चलिए अब इसके बाद बहुत जबरदस्त टॉपिक पर आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आते हैं, जो कि हमारा है ओजोनोलिसिस। क्या है बच्चों? ओजोनोलिसिस। अब ओजोनोलिसिस के बाद हमारे पास चैप्टर में कुछ बहुत ज्यादा बचता नहीं है, उसके बाद बस ऑक्सीडेशन कराना होगा हमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ में, सिंपल सा, फिर हमारा ये एल्कीन का पार्ट जो है वो खत्म हो जाएगा। ओजोनोलिसिस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छे से समझना है ओजोनोलिसिस को, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जितना इंपॉर्टेंट है, उससे भी आसान तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक, ध्यान देना जरा। यहां पर ओजोनोलिसिस का मतलब है बच्चों, एडिशन ऑफ ओजोन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस इज कॉल्ड ओजोनोलिसिस। अब ये जो हाइड्रोलिसिस टर्म आ रहा है ना, मतलब हाइड्रोलिसिस मतलब पानी की लिसिस। ठीक, ये हाइड्रोलिसिस मेरे पास दो तरीके की हो सकती है। एक हो सकती है मेरे पास में कौन सी, ऑक्सीडेटिव, और दूसरी हो सकती है रिडक्टिव। इसी के बेसिस पर दो तरीके की ओजोनोलिसिस बोली जाती है, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस और रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। ठीक है ना। तो देखो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में याद रखिएगा बेटा, दो तरीके की ओजोनोलिसिस, एक हो गई ऑक्सीडेटिव, एक हो गई रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में याद रखिएगा सिर्फ सिंपल सा H2O लिया जाए तो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस है। बात समझिएगा। अगर H2O के साथ में यहां पर जिंक लिया जाए, या फिर इसकी जगह पर CH3 का होल ट्वाइस S लिया जाए, ये तो बड़ा अनकॉमन है, बहुत कम ही लिया जाता है, जनरली ये लिया जाता है, तो ये रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है। और एक बात दिमाग में रखिएगा कि जो ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन होती है वो मेनली ऑक्सीडेटिव नहीं, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस होती है। कौन सी होती है? रिडक्टिव ओजोनोलिसिस होती है मेनली। अगर कुछ भी ना बताया जाए तो आपको रिडक्टिव ओजोनोलिसिस की बात करनी है। ठीक है ना। अब ध्यान दो, ये जो H2O है, जब ऑक्सीडेट मतलब जब अभी आप कराओगे ओजोनोलिसिस, तो देखोगे एक ऑक्सीजन जो होगा वो इसके साथ कंबाइन करके H2O2 बनाएगा। क्या बनाएगा? H2O2 बनाएगा। तो यहां पर जो H2O लिख गया है वो गलत लिख गया है, H2O2 लिखना है बच्चों हमें। क्या लिखना है? H2O2। तो H2O2 जो होता है वो हमारा एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्या होता है? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन? H2O2। तो H2O2 एक हमारा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर CHO है मेरे पास, तो ये COOH में कन्वर्ट कर देगा। कौन? H2O2। माइल्ड का मतलब एक स्टेप ऑक्सीडेशन करा सकता है, तो ये किस में कन्वर्ट कर देगा? COOH में कन्वर्ट कर देगा। अगर मेरे पास में ये CO ग्रुप है, मतलब कीटोनिक ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? कीटोनिक ग्रुप है। मान लो ऐसे कीटोन बना ही दो, तो H2O2 के साथ में अगर होगा तो यहां पर कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि जो कीटोन्स होते हैं वो अंडर नॉर्मल कंडीशन ऑक्सीडेशन शो नहीं करते हैं, बिल्कुल भी नहीं करते शो। ठीक है ना। बट एल्डिहाइड तो नॉर्मल कंडीशन में क्या कर सकते हैं? ऑक्सीडाइज हो सकते हैं। ठीक, अब ध्यान दो,
जब हम ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस की बात करते हैं तो ऑक्सीडेटिव में H2O लिया जाता है और एक ओजोन का ऑक्सीजन आता है H2O2 बनाता है, H2O2 बनाता है तो H2O खाली लिया तो H2O2 बनेगा, मतलब ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस हो रही है। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में जो H2O2 बनेगा वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करेगा। बट अगर रिडक्टिव ओजोनोलिसिस तुम करा रहे हो तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में जो H2O लिया है उसमें एक ऑक्सीजन ओजोन वाला जो मिलेगा, तो बताओ 2 OH ग्रुप बन जाएंगे ये कि नहीं बन जाएंगे? बन जाएंगे। और ये जिंक के साथ 2 H ग्रुप ZnOH होल ट्वाइस बनेगा। क्या बनेगा? ZnOH होल ट्वाइस। तो यहां तो ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है ना, मतलब यहां रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में अगर एल्डिहाइड बना तो वो एल्डिहाइड ही रहेगा। नहीं समझे? कीटोन बना तो कीटोन ही रहेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनेगा कभी भी। बट अगर तुम्हारा इसमें देख रहे हो तुम ऑक्सीडेटिव में, तो अगर ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में तुम्हारा एल्डिहाइड बना तो वो एल्डिहाइड नहीं रहेगा, क्योंकि H2O2 उसको ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा। बट अगर कीटोन बना तो कीटोन ही रहेगा। मतलब इन सिंपल अगर समराइज करूं तो इतना मैं कह रहा हूं बच्चों कि ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में आपका प्रोडक्ट जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है, कीटोन हो सकता है, नेवर भी एल्डिहाइड, कभी भी एल्डिहाइड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि H2O2 एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज कर देगा। बट इन केस ऑफ रिडक्टिव ओजोनोलिसिस योर आंसर विल बी कार्बोक्सिलिक, नेवर कार्बोक्सिलिक एसिड, इट्स एल्डिहाइड और कीटोन, बट नेवर भी कार्बोक्सिलिक एसिड। क्योंकि इस केस में क्या होगा, कभी भी जो एल्डिहाइड है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएगा। वहां पर H2O2 थोड़ी ना बना है, रिडक्टिव में क्या बना है? जिंक हाइड्रोक्साइड बना है। मजा आया? समझ में आई बात? अरे यार ये तो सब बड़ा बड़ा था, सब चीजें थी, अभी रुक जाओ, थोड़ा और छोटा सा तरीका बताएंगे आपको। आप देखोगे आंसर बता दोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। रुको थोड़ी देर, सुनो मेरी बात। देखो जरा, इन ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट्स आर कार्बोक्सिलिक एसिड एंड कीटोन, नेवर बी एल्डिहाइड। ध्यान देना बच्चों, नेवर बी एल्डिहाइड, कभी नहीं। ओजोनोलिसिस कौन सी हो? ऑक्सीडेटिव हो, कभी भी आपका आंसर एल्डिहाइड नहीं होगा, क्योंकि वो कार्बोक्सिलिक एसिड में चला जाएगा, बिकॉज एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज्ड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। दिमाग में गई बात? अच्छा, इसके बाद दूसरा पॉइंट है, इन रिडक्टिव ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट क्या होगा? एल्डिहाइड एंड कीटोन, जो बना है वही बनेगा, बस कुछ नहीं होना उसका, ठीक है ना। नेवर भी क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड। भैया ऑक्सीडाइज ही नहीं होगा, यहां तो जिंक हाइड्रोक्साइड बन रहा था, बिकॉज एल्डिहाइड नॉट ऑक्सीडाइज्ड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। और कीटोन तो जब भी बने, जहां भी बने, जैसा भी बने वही रहेगा। क्लियर है? अच्छा, सिंपल सिंपल आपने ये बातें क्लियर की। अब आओ इसके जो प्रोडक्ट होते हैं, अच्छा इसका एक तरीका मैं वो बता दूं, मतलब जो बेसिकली पूरा जो प्रोडक्ट आप बनाते हो कैसे बनता है ओजोनाइड बना करके, वो बताने के बाद फिर मैं एक के बाद ट्रिक आपको बता दूंगा। ध्यान देना जरा, ऐसे करके है, इसकी रिएक्शन आप ओजोन के साथ करा रहे हो बेटा, तो ओजोन के साथ ये रिएक्शन करके ओजोनाइड बनाता है। क्या बनाता है? ओजोनाइड। ये 2 बॉन्ड तोड़ोगे 4 बनाओगे। डिजाइन देखो जरा कैसी बनती, जबरदस्त वाली। ये तोड़ दिया आपने, 2 यहां बन गए, 2 यहां बन गए, एक ऑक्सीजन यहां, एक ऑक्सीजन यहां, एक ऑक्सीजन यहां, और ये बॉन्ड 3 ऑक्सीजन थे ना, मतलब 3 O एटम थे। ये इस तरीके से जोड़ दिए। इसको जहां से मन करे वहां से वाई के शेप में तोड़ दो, यहां से तोड़ दिया सीधा सीधा वाई के शेप में, ठीक। यही वाला जो ऑक्सीजन हुआ करता है बेटा, यही वाला जो ऑक्सीजन हुआ करता है वो अगर सिंपल ऑक्सीडेटिव करा रहे हो H2O के साथ तो ये H2O2 बना देता है, समझ रहे हो ना। और यहां से ये जो बनता है बेटा ऑक्सोन, इसको क्या बोलते हैं? ओजोनाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओजोनाइड बोलते हैं, ठीक है ना। अब यहां से देखो क्या बना? CO। यहां से देखो क्या बना? CO। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि आपका 2C डबल बॉन्ड O बना, ऐसे करके, राइट। क्लियर है? क्लियर है। और यहां पर तुमने क्या लिया है? H2O और जिंक लिया है, मतलब जो बना है वही, चाहे ये एल्डिहाइड रहा हो चाहे कीटोन रहा हो, आगे कुछ नहीं होने वाला। यही क्या है? अपना प्रोडक्ट है। क्या है? प्रोडक्ट। क्योंकि रिडक्टिव करा रहे हो ना, रिडक्टिव करा रहे हो तो यही बन जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, बाकी हम लोग ट्रिक में सीखेंगे, यहां पर नहीं सीखेंगे। ट्रिक क्या है बच्चों? देखो सिंपल सा समझो, जो डबल बॉन्ड हो आपका, उस डबल बॉन्ड को ऐसे करके ब्रेक करना, एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर है, और आंसर बता देना, ठीक। ब्रेक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड ऐड ऑक्सीजन ऑन बोथ डबल बॉन्डेड कार्बन, ठीक है। बस बता देना प्रोडक्ट। अब देखो जरा, मैं आपको सिंपल से प्रोडक्ट कैसे बताए जाते हैं उनके बारे में बताऊं, ठीक है। जैसे मैंने कहा बच्चों, मेरे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, ठीक। इसका O3 के साथ रिएक्शन कराना है आपको, और O3 जो है मान लो CCl4 के प्रेजेंस में ले रहे हो, CCl4 के प्रेजेंस में, ठीक है ना। तो CCl4 के प्रेजेंस में आपका एडिशन होगा, तो एडिशन फैडिशन हटाओ, साथ में आपने इसके H2O और जिंक ले लिया, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करा रहे हो। सिंपल सा इसको तोड़ना, एक इधर एक इधर बेटा, HCHO 2 मॉलिक्यूल ऑफ HCHO, दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन, राइट। ज्यादा जल्दी तो नहीं हो गया? नहीं आया समझ? अच्छा एक और देखो, एक और देखो आएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, O3 CCl4, यहां पर क्या है? H2O और जिंक, मेनली रिडक्टिव ही है आपके सिलेबस में। यहां से बच्चों ध्यान दो, ऐसे तोड़ो, एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर, क्या हो जाएगा? CH3 CHO HCHO, एक क्या बनेगा? HCHO, एक क्या बनेगा? CH3 CHO। नहीं आया? मान लो ऐसा हो जाए, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 प्लस O3 इन CCl4 H2O जिंक
क्या होगा, तोड़ो जोड़ो, CH3CHO CH3CHO, बस यही आंसर है। कितने बार, 2 बार, 2CH3CHO। नहीं आया मजा, सीख गए। चलो ऑक्सीडेटिव तो तुम सीख गए, रिडक्टिव भी सीख लो, सॉरी रिडक्टिव तो तुम सीख गए, ऑक्सीडेटिव भी सीख लो। मान लो सेम कंपाउंड CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 O3 और खाली जो है CCl4 के साथ दूसरे स्टेप में H2O लिया, यार ऑक्सीडेटिव कराएगा ये तो ना। ये जो एल्डिहाइड बना रहा होगा ना CH3CHO ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा फर्दर किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में, मतलब 2 CH3COOH मिलेंगे। क्या मिलेंगे, 2 CH3COOH मिलेंगे। बात समझ में आई, क्योंकि ऑक्सीडेटिव में एल्डिहाइड का भी आंसर नहीं होता, एल्डिहाइड क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। नहीं आया समझ, आया बच्चों, आया। चलो यहां से आओ फिर। इन जनरल ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन इज रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। कैसी होती है बच्चों, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। ट्रिक टू फाइंड स्ट्रक्चरल एल्कीन फ्रॉम प्रोडक्ट्स ऑफ ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस अगर करके दी गई है तो तुम्हें प्रोडक्ट्स बताने होंगे कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स जो है उससे एल्कीन बतानी होगी कि कौन सी एल्कीन रही होगी। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एल्कीन बताते हैं कि कौन सी एल्कीन रही होगी। इसका तरीका क्या होगा, ट्रिक क्या होगी, रिमूव ऑक्सीजन एंड अटैच ऑक्सीजन कंटेनिंग कार्बन बाई डबल बॉन्ड। बस इतना ही है। क्या करना है, ऑक्सीजन को रिमूव करना है और डबल बॉन्ड से कार्बन कार्बन को जोड़ देना है। देखो कैसे करके जोड़ोगे, जरा मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, बात सुनना जरा। यहां पर मेरे पास बच्चों ऐसे करके हो कोई कंपाउंड, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड C H, ठीक, HCHO मान लो ऐसे करके रहा होगा। यहां पर भी कोई कुछ भी रहा होगा, ऐसे मान लो कुछ भी रहा होगा, तो तुम्हें एल्कीन बतानी है कि किस एल्कीन से बना होगा। तुमने क्या कहा, इन ऑक्सीजन को हटा दो। यार तुम उसमें ऑक्सीजन लगाते थे डबल बॉन्ड तोड़ करके, इसमें हटा दो और डबल बॉन्ड से इनको जोड़ दो, मतलब एल्कीन तुम्हारी ये रही होगी, CH3C सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड CHH, ये एल्कीन रही होगी। बस यही तरीका। नहीं आया समझ, नहीं आया, आया ना। चलिए, ये समझ में आ जाने के बाद अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास ये है, डरिएगा नहीं बच्चों, ये है मेरे पास, ठीक है, और तुम्हें इसका क्या कराना है, O3 CCl4 H2O जिंक। अब बताओ क्या होना है बच्चों, यहां से तोड़ो O, यहां से तोड़ो O, और यहां O, यहां O, डबल बॉन्ड को तोड़ते जाओ, O को जोड़ते जाओ। अब देखो यहां से क्या रहा होगा, CH2 तो रहेगा, ये क्या रहा होगा, CH2, यहां CH, यहां CH, तो यहां से CHO सिंगल बॉन्ड से, और यहां से HCHO, मतलब 2 क्या बने होंगे आपके, HCHO बने होंगे, और एक आपका CHO बना होगा। बोलो नहीं आया समझ में, नहीं आया बेटा, आया या नहीं आया, आ गया, आ गया। चलिए मान लो अगर बेंजीन रहे तुम्हारे पास, तो तुम क्या कर लोगे, उसकी ओजोनोलिसिस, खैर बेंजीन में भी मिलेगा ये आपको, यही सेम है सब कुछ। यार ये डबल बॉन्ड तोड़ो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड तोड़ो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड तोड़ो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, CHO हर जगह CH तो था, CHO सिंगल बॉन्ड बीच में रहेगा, मतलब मैं ये कह रहा हूं 3 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइऑक्सिल बन जाएंगे ऐसे करके। नहीं आया, CHO सिंगल बॉन्ड से, CHO सिंगल बॉन्ड से, CHO सिंगल बॉन्ड से, बस 3 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइऑक्सिल बन गया यहां से। आ गया ना, मजा आया। ये थी ओजोनोलिसिस आपकी, जो आप लोगों ने सीखी। प्रोडक्ट कैसे बनाओगे वो भी आपने सीखा, ठीक। ओजोनोलिसिस जो होती है वो हमारी यूज की जाती है नंबर ऑफ डबल बॉन्ड को एस्टीमेट करने के लिए। अच्छा मुझे एक चीज बता दो तुम, मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूं कि बताओ अगर ऐसे रहे CH3C डबल बॉन्ड O CH3, दूसरा रहे O डबल बॉन्ड C CH3, बताओ मुझे इस किस एल्कीन से बना होगा ये, तो किस एल्कीन से बना होगा यार, कोई बड़ी बात तो है नहीं तुम्हें बताने के लिए, बता सकते हो ना, कैसे बताओगे। देखो ये ऑक्सीजन को रिमूव कर दो, इनको डबल बॉन्ड से जोड़ दो, क्या बन जा रहा है तुम्हारा, CH3 C डबल बॉन्ड C CH3 बन गया। नहीं बना, बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो बताओ, सारे बना डालोगे। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं हमसे तो नहीं बनेगा, तो चलो फिर से बनाओ। देखो CH2 CHO OHC CH2, इसमें बना के बताओ जरा प्रोडक्ट, मतलब एल्कीन कौन सी रही होगी। यार कुछ नहीं करना है बच्चों, कुछ नहीं करना है। देखो ऐसे करना है, ऑक्सीजन को रिमूव करके इसको डबल बॉन्ड से, इसको डबल बॉन्ड से जोड़ो, जरा क्या बन रहा होगा, CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2
CH डबल बॉन्ड CH, ये देखो बन रहा है, इन्हीं को मैंने डबल बॉन्ड से जोड़ दिया बस, ये CH2 वहीं, ये CH2 वहीं। अब वो तुम्हें जो है ऐसे थोड़ी ना देगा सजा करके बना के, वो ऐसे बना के देगा। ये सजाना तो खुद हमें पड़ता है ना सजाना देखने के लिए, क्या दिक्कत है? यही तो बना है यार, नहीं ना बना है। चलो ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। ओजोनोलिसिस इज यूज्ड इन एस्टिमेशन ऑफ नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स एंड पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। भाई देखो पता नहीं चल रहा है, इससे एस्टिमेट नहीं कर सकते हम कितने डबल बॉन्ड हैं। जहां जहां डबल हुआ करता था वहीं वहीं तो तोड़ते थे, तो एस्टिमेट भी कर लोगे, पोजीशन भी पता चल जाती है तुम्हें कि कहां पर क्या हो रहा है, ठीक है ना। बस लास्ट टॉपिक पर बच्चों हम लोग पहुंच चुके हैं। लास्ट टॉपिक है अपने पास में ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन बाई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से एल्कीन का ऑक्सीडेशन कैसे होता है, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन बाई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बच्चों जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपके पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो याद रखिएगा हॉट एल्कलाइन KMnO4। हॉट लिखा है बेटा, कोल्ड लिख देंगे तो वो बेयर्स रिएजेंट हो जाएगा। हॉट एल्कलाइन KMnO4 ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो कोल्ड होने की वजह से कैसा था, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, ठीक। दूसरा KMnO4 के साथ हीट, और KMnO4 के साथ हीट कोई मीडियम, एसिडिक मीडियम। KMnO4 के साथ में हीट एल्कलाइन मीडियम। K2Cr2O7 के साथ K2Cr2O7 के साथ हीट, बट ओनली इन एसिडिक मीडियम, ओनली इन एसिडिक मीडियम, ठीक, सिर्फ एसिडिक मीडियम में, ठीक। उसके बाद KMnO4 और NaI4 को भी यूज किया जा सकता है बच्चों, ठीक है ना। इसमें देखिए क्या होता है, इसमें आपको कुछ करना नहीं है, समझ लीजिए यहां लिखा है रिएक्शन इज सिमिलर एज ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। ध्यान देना, जो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस मतलब किसमें, अगर एल्डिहाइड बना तो कार्बोक्सिलिक एसिड में जाएगा। भैया वहां माइल्ड होता था तो वो एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में भेज देता था, यहां पर स्ट्रांग है तो क्या एल्डिहाइड बना हुआ एल्डिहाइड रुक पाएगा, ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक जाएगा कि नहीं। लेकिन एक बात और याद रखना है, वहां जो भी कार्बोक्सिलिक बनता था वहीं बात खत्म हो जाती थी, लेकिन यहां बात खत्म नहीं होगी अगर फॉर्मिक एसिड बन गया तो। फॉर्मिक एसिड बन गया तो वो फर्दर ऑक्सीडाइज होगा CO2 और H2O में। भैया फॉर्मिक एसिड में गुंजाइश है, CO2 और H2O में हो सकता है ऑक्सीडाइज। कैसे है सर, कैसे है, कैसे है, हमको दिखा बताओ जरा, देखो जरा, HCOOH होता है ना, HCOOH, देखना जरा, समझना मेरी बात को, क्यों गुंजाइश है उसमें। ऐसे ही है ना फॉर्मिक एसिड, यार देखो इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है, और ये एल्डिहाइड ग्रुप फिर से ऑक्सीडाइज हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइडिक ग्रुप ये फॉर्मिक एसिड फर्दर ऑक्सीडाइज होगा, CO2 और H2O देगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। मतलब यह है कि ऑक्सीडेशन बाय KMnO4 इज सेम एज ऑक्सीडेटिव एज ओजोनोलिसिस एक्सेप्ट व्हेन फॉर्मिक एसिड इज फॉर्म, this is a further oxidized and the product of CO2 and H2O will be obtained। तो क्या मिलेगा देखो जरा, then it is further ozonized into CO2 and water। ठीक बात समझ में आई। ओजोनाइज्ड की जगह पर बच्चों ऑक्सीडाइज्ड लिखोगे ज्यादा बेहतर रहेगा। क्लियर है, ये बातें समझ में आई। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैंने आपको बता दिया, मैं यहां से हटाता हूं क्योंकि ये बड़े गंदे लग रहे हैं। ठीक, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बात समझ में आ गई बच्चों, क्लियर है। चलो आगे आ जाओ, तो इनकी रिएक्शन तो मैं बता दूं आपको ना, रिएक्शन मैं बता दूं, हाँ सर रिएक्शन तो बता दीजिए, ठीक है मैं बताता हूं। देखो बेटा, अगर एल्कीन अपन लोग के पास ये रहे CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 CH3, ये एल्कीन है अपन लोग के पास, ठीक है। रिएक्शन इसकी हॉट KMnO4 एल्कलाइन मीडियम इसमें कराई जा रही है। ये बॉन्ड को तोड़ना है, ये जोड़ना है। यहां से तो कीटोन बन रहा है, कोई बात नहीं, यहां से कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, तो क्या बनेगा CH3 COOH, और यहां से CH3 CH3 आई बात समझ में। एक फॉर्मिक एसिड वाला केस भी बताओ सर, मैं बताता हूं बेटा। देखो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 ऐसे करके, ठीक, मान लो यही रिएजेंट यही सब कुछ। यहां से देखो ये फॉर्मिक एसिड बनेगा, ये बनेगा क्या एसिटाल्डिहाइड, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड में जाएगा एसिटिक एसिड, ये तो बात यहीं खत्म होगी, लेकिन क्या फॉर्मिक एसिड वाली बात खत्म होगी ना। ये देखो CH3 CHO, ये तो बात यहीं खत्म हो जाएगी ना, CHO पे नहीं COOH पे बात खत्म होगी ये वाली, ठीक, ध्यान दो। कैसे बच्चों, COOH प्लस यहां से जो HCOOH बन रहा है इसकी तो बात यहां खत्म होगी नहीं, अभी मैंने बताया था, ये फर्दर ऑक्सीडाइज होगा किसमें, H2O में और CO2 में। एक ऑक्सीजन ये CO2, एक ऑक्सीजन यहाँ ऐड हो गया, CO2 और H2O बन गया, बस यही थोड़ा सा फर्क है और कोई फर्क नहीं है। ठीक सर, एक रिएक्शन और बता दीजिए प्लीज बेटा, एक रिएक्शन और देख लो, एक और देख लो। ऐसे में तो तुम्हें बड़ा आसान सा दे दिया सर, इतना आसान बताने के लिए थोड़ी कहा था। ये लो CH3COOH 2 एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल विल बी ऑब्टेन्ड।
ठीक है ना। सिरके वाला एसिड, एसिटिक एसिड, जो कि 5 से 8% तक पाया जाता है सिरके में, वही बनेगा। बात समझ में आ गई बच्चों। हाइड्रोक्सिलेशन की बात करें तो हाइड्रोक्सिलेशन बच्चों मैं आपका पूरा पीछे पढ़ा ही चुका हूं आपको। हाइड्रोक्सिलेशन मैंने आपको पढ़ाया ही था कि हाइड्रोक्सिलेशन क्या होता है, ठीक है। तो इसकी बात यहीं पर खत्म करते हैं। इपीऑक्सीडेशन की बात करें तो इपीऑक्सीडेशन भी सिंपल सा होता है, उसमें भी कुछ है नहीं, ठीक है ना। इपीऑक्सीडेशन आपको बता देते हैं इपीऑक्सीडेशन में क्या होता है, ठीक। हाइड्रोक्सिलेशन आपको छुड़वा देते हैं, इपीऑक्सीडेशन बता देते हैं। बेटा इपीऑक्सीडेशन का जो रिएजेंट होता है उसमें क्या करते हैं हम, O2 लेते हैं, किसके साथ में लेते हैं, Ag के साथ लेते हैं। किसके साथ, O2 लेते हैं Ag के साथ, तो ये हमारा इपीऑक्सीडेशन कराता है। कोई हम पर एसिड ले लेते हैं, पर एसिड का मतलब हो गया कि जिसमें परऑक्साइड लिंकेज पाई जाए, कोई भी पर एसिड जिसमें परऑक्साइड लिंकेज पाई जाए, लेकिन हम कौन सा नहीं लेते हैं, पर फॉर्मिक एसिड नहीं लेते हैं, ठीक है ना। कोई भी पर एसिड एक्सेप्ट, ये तो हमारा पहला हो गया। दूसरा हम ले सकते हैं पर एसिड एक्सेप्ट परफॉर्मिक एसिड, एक्सेप्ट परफॉर्मिक एसिड, एक्सेप्ट परफॉर्मिक एसिड, ठीक है ना। परफॉर्मिक एसिड का मतलब HCOOOH। बच्चों गलती से नहीं लिख रहा हूं, जान के लिख रहा हूं, 3 O होंगे उसमें। परफॉर्मिक एसिड स्ट्रक्चर की बात करोगे तो ऐसे लिखना पड़ेगा, HCOOOH। यह है आपके पास पर ऑक्साइड, तभी तो इसको पर एसिड बोल रहे हैं। बात समझ रहे हो। तो ये पर एसिड लेते हैं। इसमें होता क्या है, इसमें सिंपल सी बात होती है, क्या बन जाता है, इपॉक्सी एल्केन्स बन जाते हैं। जैसे देखो एग्जांपल ले लो इसका समझने के लिए, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 है, ठीक। मान लो मैंने इसकी रिएक्शन करा दी O2 और Ag के साथ, तो इपीऑक्सीडेशन कराएगा। बच्चों ये बॉन्ड टूटेगा, ऐसे करके ऑक्सीजन लग जाएगा इसमें, CH3 CH O CH, और यहां पर जो है आपका सिंगल बॉन्ड, ठीक। एक तो रह जाएगा ना, एक ही टूटा है, और आगे क्या, CH3, ये बन जाएगा। तो इसको हम बोलेंगे इपॉक्सी ब्यूटेन। और कौन सा इपॉक्सी ब्यूटेन, 2,3 इपॉक्सी ब्यूटेन ना। तो इसका नाम हो जाएगा, क्योंकि 1 2 3 4 2,3 इपॉक्सी ब्यूटेन। मैंने आपको नाम सिखाए थे इनके लिखना IUPAC में, इपॉक्सी ब्यूटेन। तो ये बेटा है इपीऑक्सीडेशन। क्या है ये, इपीऑक्सीडेशन है। बात समझ में आई। कुछ लोग कह रहे होंगे कि सर हाइड्रोक्सिलेशन भी पढ़ा ही दीजिए। बेटा हाइड्रोक्सिलेशन हमने आपको पढ़ाया था, चलो जो है देख लेते हैं। हाइड्रोक्सिलेशन जो था, हाइड्रोक्सिलेशन के रिएजेंट की मैं बात करूं आपसे तो कौन सा होगा, एक तो आपका वही था कोल्ड एल्कलाइन KMnO4 सॉल्यूशन, वो भी आपका हाइड्रोक्सिलेशन कराता था, सिस हाइड्रोक्सिलेशन, बेयर्स रिएजेंट जिसको बोल रहे थे। और हम दूसरा ले सकते हैं, पहला ले सकते थे कोल्ड डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4 सॉल्यूशन, जिसको क्या बोलते थे बच्चों, बेयर्स रिएजेंट। क्या बोलते थे, बेयर्स रिएजेंट बोलते थे, राइट। ये ले सकते हो। दूसरा क्या ले सकते हो, ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ NaBH4। ये रिएजेंट्स के पास खाली नाम याद रखने हैं बच्चों, एनसीईआरटी में ये सब कुछ नहीं दिया गया है, एनसीईआरटी में नहीं दिया गया, लेकिन कभी कभार क्वेश्चन पूछे गए। वैसे तो ओजोनोलिसिस से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, इन सबसे इतना आसानी से क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद ये दोनों जो है आपके ये कराते हैं सिस हाइड्रोक्सिलेशन। क्या कराते हैं, सिस हाइड्रोक्सिलेशन, राइट। एक और होता है जो अभी आपने नाम सुना था, परफॉर्मिक एसिड। सिर्फ परफॉर्मिक एसिड यहां लेते हैं, कोई भी पर एसिड नहीं, सिर्फ परफॉर्मिक एसिड। परफॉर्मिक एसिड यहां ले लेते हैं, इसीलिए वहां नहीं लेते हैं, ठीक है ना। परफॉर्मिक एसिड ये कराता है बच्चों आपका ट्रांस हाइड्रोक्सिलेशन। क्या कराता है, ट्रांस हाइड्रोक्सिलेशन। ये थोड़ा सा कुछ नया नया था इसमें, इसीलिए इसको ऐड करवा दे रहे हैं आपको, ठीक है ना, छोड़ नहीं रहे। तो ये हो गया ट्रांस हाइड्रोक्सिलेशन। बात समझ में आई, ट्रांस हाइड्रोक्सिलेशन। अब क्या फर्क पड़ेगा इनमें, बस इतना सा, एक कंपाउंड आप देख लो ऐसे करके, ऐसा ये कंपाउंड अपने पास, यहां आपने ले लिया Br मतलब बेयर्स रिएजेंट, यहां आपने ले लिया बच्चों HCOOOH परफॉर्मिक एसिड। तो ये क्या कराएगा, सिस हाइड्रोक्सिलेशन, मतलब OH ग्रुप को दोनों को कहां जोड़ेगा, एक ही प्लेन में, दोनों OH को एक ही प्लेन में। ये कहां जोड़ेगा, एक OH को इस प्लेन में, एक को अंदर जोड़ सकता है, या फिर ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है ना, ऐसे करके। बस यही होता है हाइड्रोक्सिलेशन आपका। बात समझ में आई बच्चों, ये क्या है, हाइड्रोक्सिलेशन। क्लियर हुई बातें, हाइड्रोक्सिलेशन है, ठीक। चलिए इसके बाद बचा क्या अपना, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन और बचा हुआ है, उसको भी देख लेते हैं, बात खत्म होती है। ये अपनी होगी लास्ट हेडिंग। तो बच्चों एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन याद रखिएगा। एलाइलिक का मतलब, एलाइलिक कार्बन तो जानते ही होगे ना, एलाइलिक कार्बन, उसी से जुड़ा हाइड्रोजन जो होता है एलाइलिक हाइड्रोजन। एलाइलिक हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, यहां पर क्या होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए। गिवन बाय एल्कीन्स हैविंग एलाइलिक हाइड्रोजन
और इसकी जो मैकेनिज्म होती है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है। कौन सी होती है बच्चों? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है। इसके मैं रिएजेंट की अगर बात करूं तो बच्चों सिर्फ 3 रिएजेंट होते हैं। 3 रिएजेंट में एक होता है क्लोरीन 500 डिग्री सेल्सियस, एक होता है SO2Cl2, एक होता है NBS जिसको बोला जाता है एन ब्रोमोसक्सीनामाइड। क्या बोलते हैं? एन ब्रोमोसक्सीनामाइड। तो पहला रिएजेंट Cl2 500 डिग्री सेल्सियस, बताओ 350 से ज्यादा होगा अगर तो फ्री रेडिकल होगी। मैंने बताया था आपको सनलाइट की प्रेजेंस में होगी तो फ्री रेडिकल होगी SO2Cl2, ये सनलाइट की प्रेजेंस में। और तीसरा NBS सनलाइट की प्रेजेंस में, नोन एज एन ब्रोमोसक्सीनामाइड, एन ब्रोमोसक्सीनामाइड, ठीक है ना? एन ब्रोमोसक्सीनामाइड। एन ब्रोमोसक्सीनामाइड का स्ट्रक्चर किसी को चाहिए तो देखो ऐसे रहेगा, CH2 CO CO NBr, ठीक, यह है अपना एन ब्रोमोसक्सीनामाइड, इसका स्ट्रक्चर, राइट। तो एन ब्रोमोसक्सीनामाइड, इनमें से कोई भी ले लिया जाए तो वो क्या देंगे? एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन देंगे। क्या देंगे? एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन।